नमस्कार, न्यूज पॉइंट लेकर हाजिर हूं मैं राजीव। दोस्तों, तमिलनाडु और पश्चिम बंगाल में पिछले 4 दिनों से सरकार बनाने की गहमा गहमी अब थोड़ी थमती नजर आ रही है, लेकिन उसमें भी बीजेपी को करारा झटका लगा है। तमिलनाडु में पिछले दरवाजे सत्ता में आने की बीजेपी की कोशिश बुरी तरह नाकाम हुई है। वहां बिना घोषणा के ही एक ऐसा विपक्षी मोर्चा तैयार हो गया जिसकी उम्मीद बीजेपी ने कभी नहीं की होगी। तमिलनाडु में टीवीके की सरकार बनने का रास्ता साफ हो गया है। कांग्रेस के अलावा वीसीके, सीपीएम और सीपीआई ने राज्य में सेकुलर सरकार बनाने के लिए एक्टर विजय की पार्टी टीवीके को समर्थन दे दिया है। टीवीके के पास अब 119 का संख्या बल है, जिसमें टीवीके के अपने 108 विधायक हैं। सीपीआई के, सीपीएम के और वीसीके के 2-2 विधायक हैं। इस प्रकार और कांग्रेस के 5। जरा स्क्रीन पर ले आइए, तमाम विधायकों की जो सूची है वो स्क्रीन पे हम थोड़ी देर में लाते हैं। तो यहाँ साफ साफ यानी 108 विधायक टीवीके के और उसके अलावा 5 विधायक कांग्रेस के, 2-2 विधायक सीपीआई, सीपीएम और वीसीके के। तो इससे 6 विधायक और 5, 11 और 108, 119 विधायक। अब ये मोर्चा किस तरह 5 साल काम कर पाता है, इसमें मंत्री पद या अन्य लाभ के पदों पर किसकी कितनी हिस्सेदारी होती है, ये तो बाद की बात है। लेकिन बड़ी बात यह है कि बीजेपी को सत्ता से दूर रखने के लिए और धर्मनिरपेक्ष सरकार बनाने के लिए अलग अलग दलों ने मिलकर साथ आने का फैसला किया। इस मोर्चे को खड़ा करने में राज्यपाल राजेंद्र अर्लेकर का बड़ा हाथ है, क्योंकि उन्होंने बार बार विजय को बहुमत साबित करने के लिए कहा, जबकि ये उनका काम नहीं था। इस असंवैधानिक इरादे को देखकर तमाम दलों ने आलोचना तो की है, लेकिन यह भी तय किया कि इसका जवाब देने का एक ही तरीका है कि एक साथ आ जाएं। अर्लेकर के ये देखिए यहाँ पर 119, जी हाँ, तमिलनाडु में टीवीके सरकार 119 यहाँ, जबकि बहुमत के लिए आप जानते हैं कि 118 की ज़रूरत है। टीवीके को 108, आईएनसी को 5, यानी कांग्रेस पार्टी के पास 5 विधायक हैं, सीपीआई के पास 2 विधायक हैं, सीपीएम के पास 2 विधायक हैं, वीसीके के पास 2 विधायक हैं। इस प्रकार कुल 119 विधायकों की टोली अब टीवीके के पास है और इस प्रकार ये सरकार बना सकते हैं वहाँ पे तमिलनाडु में। और लेकर के व्यवहार पर आज उमर अब्दुल्ला ने जिस तरह बीजेपी को घेरा है और वाजपेयी सरकार का उदाहरण दिया है, खासकर अटल बिहारी वाजपेयी का उदाहरण दिया है उन्होंने। आइए पहले उनको सुनते हैं यहाँ पर उमर अब्दुल्ला को, इसलिए क्योंकि हर तरफ से अगर देखा जाए तो राजनीतिक दल और खासकर वहाँ के यानी तमिलनाडु के जो राज्यपाल हैं उनको घेर रहे हैं। क्यों घेर रहे हैं आप अच्छी तरह से जानते हैं। अब यहाँ पर 119 का आंकड़ा है और इसके साथ साथ अभी शाम को मिलने वाले हैं टीवीके के मुखिया एक्टर विजय, थलपति विजय जिनको कहते हैं, ऐसे उनका नाम जोसेफ विजय चंद्रशेखर है पूरा नाम। और कैसे उनकी मुलाकात होती है और आगे क्या बात होती है, कब वो ओथ लेते हैं, ये सब अभी आने वाले वक्त में पता चलेगा। लेकिन आइए ज़रा सुनिए यहाँ उमर अब्दुल्ला को, सुनिए। अब वैसे तो अगर हम सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट पे जाएं तो कोई प्रेसिडेंट्स रूल नहीं होना चाहिए। कितने ऐसे केस हैं जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने साफ तौर पे ये कहा है कि इलेक्शन के बाद सिंगल लार्जेस्ट पार्टी जो है उनको बुलाया जाना चाहिए और उन्हें मौका दिया जाना चाहिए कि वो असेंबली में जो है अपनी मेजॉरिटी को प्रूव करें। यही हुआ था जब वाजपेयी साहब ने 13 दिन की हुकूमत बनाई। प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ने इंतजार नहीं किया कि पहले आप मुझे नंबर दिखाइए। उस वक्त प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ने उन्हें बुलाया, 13 दिन की हुकूमत आई। जब वाजपेयी साहब के पास नंबर नहीं थे, उन्होंने इस्तीफा दिया। आज भी अगर आप सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट पे जाएं तो राजभवन या आज लोक भवन है, लोक भवन को इस प्रोसेस को रोकने की कोई जवाजियत नहीं है। विजय को एक गवर्नमेंट फॉर्म करने की इजाजत दी जानी चाहिए, उनको उसके बाद मौका दिया जाना चाहिए। असेंबली में वो अपनी मेजॉरिटी प्रूव करे तो रहेंगे, नहीं प्रूव करते तो उनको इस्तीफा देना पड़ेगा।
तो यहां आपने सुन लिया, साफ साफ कह रहे हैं कि यहां विजय को गवर्नमेंट फॉर्म करने का मौका मिलना चाहिए और उसके बाद असेंबली में अगर वो प्रूफ नहीं कर पाते हैं, यानी वहां विधानसभा में बहुमत हासिल नहीं कर पाते हैं, तो फिर वो बात की बात है। लेकिन पहले तो सबसे बड़ा दल जो होगा उसको वहां बुलाना चाहिए और ये राज्यपाल को कहना चाहिए। और सुप्रीम कोर्ट के ये पहले के पुराने 1994 का ये आदेश है, उस आदेश का पालन करना चाहिए। यहां साफ साफ कहा जा रहा है उमर अब्दुल्ला जो जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री हैं उनके द्वारा। वाजपेयी जी के अलावा कर्नाटक में येदियुरप्पा सरकार की मिसाल भी याद दिलाई गई है, जब उनके पास पूरा बहुमत नहीं था फिर भी उन्होंने सरकार बनाई थी। खैर, तमिलनाडु के इस नए गठबंधन पर इंडिया के भीतर भी सवाल उठ रहे हैं। एक तो डीएमके की तरफ से कनिमोझी ने लोकसभा स्पीकर को चिट्ठी लिख दी है और चिट्ठी लिखकर नए सीटिंग अरेंजमेंट की बात की है। उन्होंने कह दिया है कि चूंकि अब हमारा इनके साथ में दोस्ती नहीं है, यानी कांग्रेस के साथ, इसलिए हमको नई सीटिंग व्यवस्था, नई बैठने की व्यवस्था की जाए। वहीं अखिलेश यादव ने आज एक पोस्ट लिखा है और उस पोस्ट में उन्होंने लिखा है कि हम वो नहीं जो मुश्किलों में साथ छोड़ दें। यहाँ पर अखिलेश यादव की ये चिट्ठी मायने रखती है। ये पोस्ट जिसमें एक तरफ आप देखिए ममता बनर्जी और दूसरी तरफ यहाँ पर स्टालिन है, और ममता बनर्जी से मिलते हुए कल मिले थे। स्टालिन से ये मुलाकात उनकी पुरानी मुलाकात है, अभी तो गए नहीं, लेकिन यहाँ पर वो उन्होंने जो लिखा है कि हम वो नहीं जो एक बार मिलने के बाद, हम वो नहीं जो मुश्किलों में साथ छोड़ दें। यहाँ पे कह रहे हैं साफ साफ अखिलेश यादव। लेकिन ये सब फौरी प्रतिक्रियाएं हैं दोस्तों, फौरी तौर पर। और अगर बीजेपी इसमें खुश होगी कि आखिरकार इंडिया में फूट पड़ गई, तो ये उसकी खुशफहमी हो सकती है, क्योंकि इसके घटक दल राज्यों में एक दूसरे के खिलाफ रहे हैं और राष्ट्रीय स्तर पर मिलकर चुनाव इन्होंने लड़ा है। उधर पश्चिम बंगाल में भी आज बड़े बहुमत के साथ आपने देखा कि सरकार बनाने जा रही बीजेपी ने, अब वहाँ पर बहुत बड़ा ह्यूज मैंडेट आया बीजेपी के पास, और अब बीजेपी जो है उसने अपने मुख्यमंत्री का चेहरा भी चुन लिया है। शुभेंदु अधिकारी के नाम पर मुहर लगा दी गई है, उनके नाम का ऐलान कर दिया गया है। पश्चिम बंगाल के बीजेपी की तरफ से बीजेपी की सरकार बनने जा रही है और वहां पर शुभेंदु अधिकारी वहां के मुख्यमंत्री होंगे। बेशक पिछले 6 सालों में आप जानते हैं कि शुभेंदु अधिकारी बीजेपी में ही रहे हैं, 6 साल हो गए बीजेपी में हैं वो, लेकिन उनका इतिहास पहले कांग्रेस का रहा है, उसके बाद टीएमसी की राजनीति का रहा है। जब ममता बनर्जी ने टीएमसी बनाई तो शुभेंदु अधिकारी उनके साथ साथ टीएमसी में आ गए थे। आप याद कीजिए 1998 की बात है। और सबसे बड़ी चीज़ कि शुभेंदु अधिकारी को बड़ा नेता ममता बनर्जी ने बनाया, और ममता बनर्जी के उस नंदीग्राम आंदोलन ने बनाया जो ज़मीन अधिग्रहण के खिलाफ था। अब शुभेंदु बीजेपी सरकार के मुख्यमंत्री होंगे और बीजेपी का झुकाव उद्योगपतियों की तरफ है, ये सब जानते हैं। अदानी, अंबानी, इसका नाम हमेशा लेते रहते हैं राहुल गांधी। ऐसे में क्या शुभेंदु अधिकारी अपनी किसान हितैषी छवि को बचा पाएंगे? ये चुनौती उनके और बीजेपी के सामने होगी। बीजेपी के लिए एक बड़ी मात इस तरह से भी देखी जा सकती है कि पश्चिम बंगाल में उसे अपने पुराने कार्यकर्ताओं और नेताओं की जगह 6 साल पहले आए शुभेंदु अधिकारी को ही मुख्यमंत्री बनाना पड़ा है, जबकि कई लोग हैं जो वर्षों से बीजेपी के कार्यकर्ता रहे हैं, नेता रहे हैं और लगातार वो यहाँ काम करते रहे हैं, बीजेपी के लिए काम करते रहे। लेकिन 6 साल पहले जो शुभेंदु अधिकारी बीजेपी में आए वही मुख्यमंत्री वहाँ पर बनने जा रहे हैं। ये अब बीजेपी के कई लोगों को अभी भी रास नहीं आ रहा है। खास बात यह है कि बीजेपी यहाँ भी परिवारवाद के दाग से खुद को बचा नहीं पाई है, जबकि परिवारवाद बीजेपी कहती रही है। लेकिन परिवारवाद आपने वहाँ बिहार में भी देखा। बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी वो भी अपने पिता की विरासत को आगे लेकर बढ़ते हुए आए और भी मुख्यमंत्री बने हैं। शुभेंदु अधिकारी, इनके पिता शिशिर अधिकारी 3 बार सांसद रह चुके हैं और यूपीए 2 में जो सरकार मनमोहन सिंह की थी उसमें केंद्रीय मंत्री भी रह चुके हैं शिशिर अधिकारी। खैर, अब ममता बनर्जी अपने इस पुराने सहयोगी और नए बीजेपी के मुख्यमंत्री या कहें तो नई बीजेपी सरकार के सामने किस तरह चुनौतियां पेश करेंगी, ये देखना दिलचस्प होगा। तो एक तरफ पश्चिम बंगाल में बीजेपी पहली बार सत्ता में आई है और उधर तमिलनाडु में भी बड़ा बदलाव हो रहा है, और इस बदलाव में भी पहली बार सत्ता ही नहीं, पहली बार मैडन मतलब जो फर्स्ट एंट्री है
इधर राजनीति में वो एक्टर विजय की एंट्री, उस एंट्री ने उन्हें मुख्यमंत्री की कुर्सी तक पहुंचा दिया है। दशकों तक डीएमके और एआईडीएमके की बारी वहां रहती आई है। आप जानते हैं सत्ता पर कभी डीएमके कभी एआईडीएमके, यानी करुणानिधि जयललिता एमजीआर फिर इधर जयललिता, इधर करुणानिधि, फिर स्टालिन, यही चलता रहा डीएमके एआईडीएमके के साथ में। लेकिन इस बार सत्ता परिवर्तन होने जा रहा है, टीवी के वहां सत्ता पर काबिज होने जा रही है। लेकिन अब टीवी के साथ में कैसा संबंध रहेगा इधर ये देखना होगा। एआईडीएमके के तमाम विधायकों को रिसोर्ट पॉलिटिक्स उनके साथ की जा रही है, उनको पुदुचेरी शिफ्ट कर दिया गया है। कहा जा रहा है कि एआईडीएमके टूट की कगार पर है और नरेंद्र मोदी की पार्टी यानी बीजेपी चाहती थी कि किसी भी ढंग से, भले एक सीट मिली है नरेंद्र मोदी की पार्टी को, और वो चाहती थी कि किसी भी ढंग से वहां पर सत्ता में उनके समर्थन से यहां चाहे टीवी के सत्ता में आए, लेकिन उसमें बीजेपी की सहभागिता हो, ये बीजेपी चाहती थी, जो नहीं हो रहा है। और इसी कारण राजेंद्र अर्लेकर जो वहां के राज्यपाल हैं, उन्होंने अड़ंगा लगाने की कोशिश की। तो पूरब और दक्षिण के इन दो बड़े राज्यों में सत्ता के साथ साथ राजनीतिक परिपाटी का यह बदलाव क्या अब केंद्र में भी बदलाव के संकेत दे रहा है? आज इसी पर चर्चा करेंगे। जी हां, केंद्र में भी क्या बदलाव के संकेत दे रहा है? बंगाल में अभी खेला बाकी है, ये इस पे चर्चा करेंगे। और भाजपा को कैसे करारा झटका लगा, इस पे चर्चा करेंगे। इस चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। हमारे साथ कुछ वरिष्ठ साथी जुड़े हुए हैं, उनसे पहले आपका परिचय करवाता हूं। 4 वरिष्ठ साथी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। प्रशांत टंडन जी हमारे साथ प्रफुल्ल कोलखियान जी हमारे साथ, प्रोफेसर अखिल स्वामी जी हैं, और हमारे साथ जुड़े हुए हैं अमलेंदु उपाध्याय जी। आप चारों का स्वागत इस्तेकबाल आप तमाम दोस्त साथी शुभचिंतक आप सबका, जो अब तक जुड़ चुके हैं उनका भी, जो जुड़ने वाले हैं उनका भी। स्वामी जी, पश्चिम बंगाल से लेकर उधर तमिलनाडु तक पहला ओपनिंग कमेंट, और दोनों जगह कमोबेश ये देखा जाए तो पश्चिम बंगाल में भाजपा ने, भारतीय जनता पार्टी ने अपने उस कैंडिडेट को चुन लिया है जो अभी अभी आया है। यानी 6 साल मुख्यमंत्री पद के लिए 6 साल बहुत बड़ी बात नहीं होती है। तो अभी अभी आए, 6 साल पहले आए हैं भाजपा में। लेकिन एक बात माननी पड़ेगी, मैं आज सोच रहा था कि कई लोग भाजपा क्यों जाते हैं, भाजपा क्यों ज्वाइन करते हैं। उनको लगता है, और वो देख भी रहे हैं, भाई भाजपा के लोग कार्यकर्ता बने रहें। कई कांग्रेस के लोगों ने मेरे से कहा, स्वामी जी, कि इतना लंबा वक्त गुजर गया, पार्टी के प्रवक्ता के अलावा ऊपर उठ ही नहीं पाते हैं, और अगर आज मैं भाजपा में चला जाऊं या कहीं और चले जाऊं तो दूसरे दिन देखिए आप, जब कांग्रेस बुलाएगी या किसी और पार्टी में, समाजवादी पार्टी में चले जाएं, कहीं और चले जाएं, तो वहां पर कम से कम इतना तो होगा, किसी प्रदेश का अध्यक्ष बन जाऊंगा, कुछ और बन जाऊंगा, कोई बहुत बड़ी जिम्मेदारी मिल जाएगी। ये कांग्रेस और बाकी दलों के लोगों की सोच है, जो आपको बता रहा हूं। सबकी जनरलाइज नहीं कर रहा हूं, लेकिन कुछ लोग हैं जो ऐसा सोचते हैं। और अब ऐसे में अगर आप सीधे 6 साल में ही आपकी तरक्की, आपकी पदोन्नति इतनी हो जाए कि आप सीधे सीधे मुख्यमंत्री पद पे पहुंच जाएं, तो इससे बेहतर और क्या हो सकता है? छलांग लगाने की कोशिश कीजिए स्वामी जी। देखिए राजीव जी, असल में जो भी व्यक्ति जिनके बारे में आप बात कर रहे हैं, वो ऐसी आकांक्षा व्यक्त कर रहे हैं कि अगर वो चले गए होते तो, ऐसे बहुत सारे लोग गए और कुछ नहीं कर पाए। देखिए, उसके लिए आपको शुभेंदु अधिकारी जैसे क्रेडेंशियल्स की आवश्यकता है, वैसे आपको, जैसे सम्राट चौधरी हैं बिहार के, वैसे क्रेडेंशियल की आवश्यकता है। सम्राट चौधरी के आपको क्रेडेंशियल्स पता हैं। उनके पिताजी शकुनी चौधरी आरजेडी द्वारा बनाए गए नेता थे, आरजेडी के पहली बार विधायक बने थे, उसके बाद आरजेडी में रहे, उसके बाद उन्होंने कसम खाई कि नीतीश कुमार को जब तक गद्दी से नहीं उतार दूंगा तब तक पगड़े नहीं उतारूंगा, चीफ मिनिस्टर हैं, और उनके पर 6-7 लोगों की हत्या का आरोप भी था। देखिए, शुभेंदु अधिकारी के क्रेडेंशियल क्या इन व्यक्ति के पास हैं जो आपसे संपर्क जिन्होंने साधा था? भाई देखिए, शुभेंदु अधिकारी के क्रेडेंशियल्स ये हैं कि शारदा नारदा स्कैम में उनका नाम था, और भारतीय जनता पार्टी उनके खिलाफ ये कहती थी कि ये टीएमसी के सबसे ज्यादा भ्रष्ट व्यक्ति हैं, ये ममता बनर्जी के बिल्कुल दाएं हाथ थे, उनके खासम खास थे, और जो ये उस समय नंदीग्राम का आंदोलन हुआ था उसको पूरी तरह से शुभेंदु अधिकारी ने, उनके परिवार के कई लोग मेंबर ऑफ पार्लियामेंट रहे और एमएलए रहे। इसी तरह से हेमंत बिस्वा शर्मा है असम के, क्या वो क्रेडेंशियल इन साहब के पास है जो आपसे कह रहे थे? अच्छा, फिर राजीव जी दूसरे पक्ष को सोचिए। एक राजेश मिश्रा साहब हैं जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हुआ करते थे काशी से, और एक बार वो जीत गए थे कांग्रेस के टिकट पे, और वो बिल्कुल राहुल गांधी और सोनिया गांधी के बगल में बैठते थे। अभी मैं 2 दिन पहले की उनके चित्र देख रहा था, जिस दिन मोदी जी काशी गए थे, वो जो रस्से के बाहर लोग झंडा लेके खड़े रहते हैं, वो राजेश मिश्रा वहां खड़े हुए थे। और सुना है कि जो अपने बहुआ साहब थे, जो पहले
पहले थे उत्तराखंड के कांग्रेस के और बाद में भारतीय जनता पार्टी में चले गए थे, तो उनका बेटा तो जरूर वहां पे मंत्री बन गया, लेकिन वो पन्ना प्रमुख बने हैं, पन्ना प्रमुख बने अपने एरिया के। सुनील जाखड़ साहब का नाम आपने सुना क्या? अमरिंदर सिंह का नाम सुना क्या? अशोक चौहान साहब का नाम आपने सुना क्या? देखिए, बहुत सारे लोग ऐसे प्रवक्ता गए थे जो गए थे वहां पे ये सोच के कि वहां चीफ मिनिस्टर राज्यसभा तो उनको मिल ही जाएगा। आजकल वो टीवी में भी आना बंद हो गया है और जहां जाते हैं लोग उन्हें उत्तेजित करते हैं, भाई 20 साल तुम कांग्रेस पर रहे, अब भारतीय जनता पार्टी में चले गए। देखिए, बात तो सही ये है, आपने मेरे को क्योंकि संबोधित किया। देखिए राजीव जी, मुझे कोई न तो कोई एस्पिरेशन है न कोई इच्छा है, ना आज तक मैंने किसी राजनीतिक दल के यहाँ कोई समोसा खाया या चाय पी है। मुफ्त में मैंने कभी किसी से कोई फायदा, ना मेरी कोई फायदा उठाने की इच्छा है। देखिए, हम जो लड़ाई लड़ रहे हैं वो सैद्धांतिक लड़ाई है। और ये मेरे एक पुराने मित्र में इलाहाबाद यूनिवर्सिटी ने कटाक्ष किया फेसबुक के ऊपर कि अखिल स्वामी तुम तो यार अपना क्रेडेंशियल भूल गए, जब तुम 74-76 में MBA कर रहे थे इलाहाबाद से, तब तो तुम कांग्रेस विरोधी थे और इमरजेंसी के खिलाफ थे। मैंने कहा हाँ बिल्कुल कर रहा था, आज भी कर रहा हूं, मैं वही काम कर रहा हूं जो उस समय कर रहा था। देखिए, हम लोग तो अपनी भारत माता के लिए, अपने देश के एकता अखंडता के लिए, और जिस प्रकार का नंगा नाच बंगाल के अंदर हो रहा है और जिस प्रकार का नंगा नाच तमिलनाडु के अंदर वहां के राज्यपाल ने किया है, असंवैधानिक। और देखिए, एक चीज मैं बिल्कुल स्पष्ट बता दूं, लोग जैसे भी इंटरप्रेट करें इस चुनाव का, और बंगाल के अंदर, आसाम के अंदर जो इन्होंने हेरा फेरी की है, उसका सबसे बड़ा बेनिफिशियरी अगर कोई है तो कांग्रेस है। देखिए, पहली बात तो यह है, अब तमिलनाडु में वो सरकार में शामिल हो रहे हैं। भाई, उनके 5 विधायक हैं तो सरकार में शामिल हो जाएंगे। अच्छा, ये भी बात बिल्कुल सही है कि विजय एक उभरता हुआ स्टार है, ही इज ए इमर्जिंग स्टार। और ये भी आपको पता है कि केवल ये तमिलनाडु का सवाल नहीं है, केरला में, तेलंगाना में, आंध्र प्रदेश में भी उसकी फैन फॉलोइंग है। इसका मतलब ये, अच्छा उसने भी बिल्कुल स्पष्ट कर दिया विजय ने, तो मेरे पे ईडी इनकम टैक्स की रेड करा दो, मैं तो भैया कांग्रेस के साथ जाऊंगा, मैं डीएमके के साथ नहीं जाऊंगा, मैं बीजेपी के साथ नहीं जाऊंगा। एआईडीएमके के टूट की वजह यही है। एआईडीएमके भी ये कह रहा है कि हम विजय के साथ, डीएमके तक, स्टालिन तक ने कह दिया कि विजय को न बुला के संवैधानिक संकट राज्यपाल पैदा कर रहे हैं। अच्छा, डीएमके अलग बैठ जाएगा, इसको बहुत ज्यादा गोदी मीडिया उछाल रहा है, लेकिन उन्होंने ये भी कहा है हम सेकुलर मोर्चे में रहेंगे, हम बीजेपी के साथ नहीं। अच्छा, बीजेपी के साथ जाना चाहें तो स्टालिन चले जाएं, उनका भविष्य खत्म हो जाएगा, जैसे बाकी बहुत सारे लोगों का खत्म हो गया। देखिए, सीधी सी बात है, जो आपसे मिले थे कि मैं यहाँ प्रवक्ता हूँ, वहां मैं स्टेट प्रेसिडेंट बन जाऊंगा, वो ये भूल रहे हैं कि वहां बहुत सारी लंबी कतार है। अगर आप एक क्रिमिनल हैं या आपका वो क्रेडेंशियल है और आप बिल्कुल जय गांधी से जय गोडसे की तरफ जा सकते हैं और इस प्रकार की बात कर सकते हैं, तब तो वहां जाने का कोई फायदा है। लेकिन उसके लिए आपको सारे अपने संस्कार, सारे अपने जितना भी आपके माता पिता ने सिखाया है, उसको भूलना पड़ेगा। तो मेरे ख्याल से कांग्रेस के लिए केरला में उनकी जो सरकार बन रही है, अच्छा परफॉर्मेंस करना चाहिए। तमिलनाडु के अंदर एक ऐसे व्यक्ति के वो पीछे खड़े हुए जिसको जनमत मिला है। अब जिसको जनमत मिला है, अगर आप उसके साथ नहीं जाएं तो इसका मतलब यह है कि आप जनमत को स्वीकार करना है। और ये भी बात बिल्कुल सही है, 2-3 दिन के अंदर टीवीके को न बुलाया गया होता, वहां सड़क पे जनता उतर आती और वो राज्यपाल के लिए, भारतीय जनता पार्टी के लिए बहुत खतरनाक संकेत होता। जो बंगाल के अंदर इन्होंने किया है उसका भी बहुत तगड़ा रिएक्शन है पूरे इंडिया के अंदर। और मुझे लगता है राहुल गांधी, आपने सुना होगा, गुड़गांव के अंदर सद्भावना यात्रा कर रहे हैं, तो सद्भावना यात्रा में जो लोग उतर रहे हैं, इसका मतलब यह है कि वो लोग हैं जो ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स से अभी नहीं डर रहे हैं और राहुल गांधी के साथ खड़े होने के लिए तैयार हैं। ऐसे ही सड़क पे अखिलेश यादव को भी निकलना पड़ेगा, तेजस्वी यादव को भी निकलना पड़ेगा, ममता को भी निकलना पड़ेगा, उद्धव ठाकरे को भी निकलना पड़ेगा। और ये अगर इस प्रकार की बात करते हैं, लेकिन आज के तारीख में सबसे बड़ा बेनिफिशियरी अगर कोई है तो वो कांग्रेस है। भारतीय जनता पार्टी ने जो किया है उसकी जो पूरी उनकी हेठी हुई है और पूरी तरह से आज उन्हें। स्वामी जी, लेकिन ये बताइए, स्वामी जी ये बताइए कि भारतीय जनता पार्टी के पास मात्र 1 सीट है तमिलनाडु में, और सरकार क्यों नहीं बनाने देना चाह रही थी टीवीके को? वो क्या करना चाहती है? 1 सीट, 1 विधायक है, मात्र 1 विधायक, क्या चाहती थी? देखिए, वो ये चाहती थी, उसका ये इच्छा थी, क्योंकि पहली बात तो टीवीके क्रिश्चियन है, भाई उनके पिताजी क्रिश्चियन हैं और माँ हिंदू हैं। तो ये बात भारतीय जनता पार्टी के लिए स्वीकार कर, चाहे वो केरला के अंदर क्रिश्चियन और मुसलमानों की लड़ाई करा के क्रिश्चियन वोट लेने की इच्छा करें, लेकिन यह बात बिल्कुल पक्का है, जितना जो मुसलमानों से, दलितों से, आदिवासियों के ग्रहण करते हैं, उतना ही वो क्रिश्चियन। पहली बात तो ये। फिर वो ये सोच रहे थे, भारतीय जनता पार्टी ये सोच रही थी, अगर तमिलनाडु के अंदर डीएमके और ईडीएमके साथ आ जाए, जरा गहरी बात है, समझिएगा,
जी। और उसके बाद ये सरकार बन जाए, 2-4 लोग टीवीके पे इनकम टैक्स और ईडी के रेड करा के उसके 10-15 आदमी तोड़ दिया जाए, तो उसके बाद अगर ये सरकार बन जाती है तो डीएमके भी केंद्र सरकार में शासन में आ जाएगा। और चंद्रबाबू नायडू और नीतीश कुमार को धक्का देके, आपने ये भी देखा होगा जब शपथ ग्रहण कार्यक्रम हुआ है बिहार के अंदर, नीतीश कुमार जब खड़े हुए हैं, कोई बड़ा मंत्री खड़ा नहीं हुआ नीतीश कुमार के लिए। नीतीश कुमार हाथ जोड़े खड़े रहे, कोई खड़ा नहीं हुआ, क्योंकि उन्होंने अपना कद गंवा दिया है। और एक बार अगर डीएमके इनके साथ आ जाती, जिसके पास बहुत ज्यादा मेंबर ऑफ पार्लियामेंट्स हैं, तो भारतीय जनता पार्टी की स्थिति बहुत ज्यादा मजबूत हो जाती। लेकिन डीएमके स्टालिन भी ये चालाक हैं, जानते हैं आज के तारीख में टीवीके का विरोध करने का मतलब डीएमके की जनता का कोप का भाजन बनना है। स्टालिन भी वो गलती नहीं करेंगे, एडीएमके भी वो गलती नहीं करेगा। तो इन्होंने टीवीके को मजबूत कर दिया, राहुल गांधी से उनकी मित्रता की वजह से राहुल गांधी को मजबूत कर दिया, ममता बनर्जी को कमजोर करके पूरे हिंदुस्तान में बीजेपी ने मैसेज दे दिया कि अब ये क्षेत्रीय दल खत्म हो गए हैं, अब लड़ाई आमने सामने की है। जिन्हें उनके साथ जाना है उनके साथ चले जाए, जिनको मेरे साथ आना है मेरे साथ आ जाए। जी, ये आप सही कह रहे हैं, लेकिन एक चीज़ और भी है, एक सवाल और आपसे लेना चाहता हूँ, फिर आता हूँ प्रशांत जी के पास। डीएमके ने, कनिमोझी ने चिट्ठी लिख दी है यहाँ ओम बिरला को कि हमारे लिए अलग व्यवस्था कीजिए, हम लोग जहाँ बैठते हैं वहाँ नहीं, चूँकि अब हम लोग एक साथ ही नहीं रहे। तो इतनी दुश्मनी, इतना ज़्यादा कि आप तत्काल, क्योंकि अभी तो कोई सेशन नहीं होने जा रहा है, और आज की तारीख में ये चिट्ठी लिखने का क्या मायने हैं? क्या ज़रूरत थी आज डीएमके को चिट्ठी लिखने की यहाँ लोकसभा अध्यक्ष को कि हमारी सीटिंग व्यवस्था चेंज कीजिए? नहीं, ये बात देखिए राजीव जी, ये है, अगर वो सिटिंग अरेंजमेंट अपना चेंज करा रहे हैं तो क्या ट्रेजरी बेंच की तरफ जा रहे हैं कि अपोजिशन बेंच में रहेंगे? अगर वो अपोजिशन बेंच में रहेंगे, इसका माने फिलोसॉफिकल वो अपनी पोस्चरिंग बता रहे हैं। क्योंकि जब टीवीके ने बिल्कुल स्पष्ट रूप से कह दिया कि हम विरोधी हैं डीएमके के, हम विरोधी हैं बीजेपी के, तो जब वो डीएमके के विरोधी हैं और टीवीके के साथ कांग्रेस जा रही है, तो डीएमके को भी पोस्चरिंग करनी है। लेकिन ये तो उन्होंने कहीं इंडिकेशन नहीं किया ना, इंडिकेशन दिया कि हमें आप उस साइड में ले जाके बैठा दीजिए, ट्रेजरी बेंच के साइड में। इसका माने वो ये केवल पोस्चरिंग का प्रश्न है। और आज के तारीख में तमिलनाडु की जनता की आंख में वो किरकिरी नहीं बनना चाहते, ये कह के कि हम टीएमके का विरोध, तो तीनों काम कर रहे हैं। वो ये भी कह रहे हैं टीवीके की सरकार बननी चाहिए, ये भी कह रहे हैं हमारा सिटिंग अरेंजमेंट अलग करा दीजिए, और ये भी कह रहे हैं कि हम टीवीके के विरोध में नहीं है लेकिन उनके समर्थन भी नहीं है, क्योंकि वो अगर हमारे साथ नहीं बैठना चाहते तो हम भी उनके साथ नहीं बैठना चाहते। तो ये केवल पोस्चरिंग का खेल है, इसको बहुत ज्यादा पढ़ने का प्रयास मत कीजिए। इट इज ओनली अ पोस्चरिंग बिकॉज एवरीबडी नोज right now either they have to stand with BJP or they have to stand with इंडिया गठबंधन। बीजेपी के साथ जाना चाहते हैं, डीएमके का पूरा भविष्य खत्म हो जाएगा, 2029 में नाम लेवा नहीं बचेगा। लेकिन ये बात बिल्कुल सही है, सदर्न स्टेट्स में अब एक उभरता हुआ जो स्टार है वो टीवीके है और उसका भविष्य बहुत उज्जवल है। कांग्रेस ने बहुत सही किया कि उसके साथ चले गए। जी जी, प्रशांत जी, क्या आपको भी लगता है कि ये कांग्रेस का, राहुल गांधी का मास्टर स्ट्रोक है कि टीवीके के साथ जाना? देखिए, अच्छा फैसला है ये, और कोई विकल्प नहीं था। इसके अलावा क्या फैसला होता? कांग्रेस को नेशनल लेवल की पॉलिटिक्स देखनी है, तो एक कड़ा फैसला था और बहुत ही कठिन फैसला रहा होगा, लेकिन बहुत टाइमली था। क्योंकि देखिए, संख्या पूरी नहीं होती कांग्रेस के साथ आने के पर भी, लेकिन कांग्रेस के साथ आने से वामपंथी लोग आए, कांग्रेस के साथ आने से उनकी दावे की गंभीरता विजय की बढ़ी, ये फायदा हुआ। दूसरा ये कि अगर जो बीजेपी का डिज़ाइन था या जो गवर्नर साहब कर रहे थे, राजेंद्र नार्लिकर जी, वो जो बीजेपी के लिए रास्ता बना रहे थे, वो रास्ता ये था कि किसी न किसी तरह पीछे के दरवाजे से एआईएडीएमके आ जाए। और इस वक्त मोदी जी के दिमाग में क्या चल रहा है कि एक पायलट प्रोजेक्ट बिहार से शुरू हुआ एसआईआर का, जिसको उन्होंने बंगाल, जिसके जरिए आपने ले लिया एसआईआर का। एक पायलट प्रोजेक्ट और असम में हुआ डिलिमिटेशन का, और डिलिमिटेशन में बड़ा जो विमर्श जो है वो तमिलनाडु से पैदा होता है। उसके लिए जो बधाई के पात्र हैं वो स्टालिन है, डीएमके पार्टी है, और वहाँ से तमिलनाडु हट नहीं पाएगा, बीजेपी नहीं हट पाएंगे। लेकिन एआईएडीएमके
की स्थिति बड़ी डावाडोल है। एआईएडीएमके इस वक्त तमिलनाडु का जेडीयू बना हुआ है, तो वो जेडीयू जैसा बन गया एआईएडीएमके, तो वो आसान है मोदी जी के लिए उसको कहीं भी ले जाना। तो वो तमिलनाडु के क्या भविष्य देखते हैं, क्या भविष्य देखते हैं एआईएडीएमके के कि देखिए भविष्य राजीव जी, एआईएडीएमके का भविष्य तभी से डावाडोल हो गया जब से जयललिता नहीं थी, और वो केवल उस लिगेसी को लेकर वो चल रहे थे। लेकिन अब अगर वो डिलिमिटेशन पे, हिंदी पे, तमाम मामलों पे तमिलनाडु का जो इंटरेस्ट है उसके विरुद्ध जाएंगे, तो वो उनका हर्ष जो है वो इतिहास की पार्टी बन जाएंगे, और उसकी शुरुआत हो चुकी है। लेकिन तमिलनाडु की पॉलिटिक्स में जयललिता का जो वैक्यूम आया, उस वैक्यूम को भर रहे हैं विजय। तो अब विजय और डीएमके यानी टीवीके और डीएमके वहाँ की दो बड़ी पार्टियां रहेंगी। धीमे धीमे जो स्थिति जेडीयू की है वही स्थिति इनकी होगी आगे जाके। तो एआईएडीएमके जेडीयू बन गया है। अब देखिए वहाँ बंगाल में जो हुआ है, वो बंगाल में शुभेंदु अधिकारी, आप बता चुके हैं कि उनके पिताजी भी कांग्रेस में थे। शुभेंदु अधिकारी के पिताजी शिशिर अधिकारी मनमोहन सिंह की सरकार में मंत्री थे, और ये भी कांग्रेस में रहे, उसके बाद तृणमूल कांग्रेस में, और उसके बाद बीजेपी में। तो एक नया डेवलपमेंट बीजेपी के अंदर हो रहा है, जो जिस पे ध्यान होना चाहिए कि योगी आदित्यनाथ, हेमंत बिस्वा शर्मा और अब शुभेंदु अधिकारी, ये लोग आरएसएस बैकग्राउंड के नहीं हैं। नहीं, तो बीजेपी के अंदर बड़ी संख्या में जो मुख्यमंत्री हैं वो दो तो एक्स कांग्रेसी हो गए, हिमंता बिस्वा शर्मा और शुभेंदु अधिकारी, और दोनों देखिए असम और पश्चिम बंगाल, बिल्कुल सटा हुआ राज्य। और दूसरा क्या हो गया, आपने इनकी राजनीति बता दी कि ये नंदीग्राम के आंदोलन से निकले हुए व्यक्ति हैं, और कॉरपोरेट कोटे दी जा रही थी किसानों की, वो आंदोलन से निकले हुए, वहां से उनका करियर जो है बना जमीन अधिग्रहण से। तो अब क्या उस राजनीति से जी अब देखेंगे। जी आरएसएस की बैकग्राउंड के नहीं है, तो ये देखना बड़ा दिलचस्प होगा कि सरकार कैसे चलाते। मेरा अंदाज है मोटा मोटा कि ये पश्चिम बंगाल को वैसे ही चलाएंगे जैसे हेमंत बिस्वा शर्मा या योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश चला रहे, और जैसे हेमंत बिस्वा शर्मा ने असम के सरकार चलाई, पूरी नफरत के साथ, बुलडोजर के साथ, और ये सारे एजेंडा के साथ वो सरकार चलाएंगे, ऐसा इंडिकेशन उनके भाषणों से भी मिलता है। और अगले 2-4 दिन में हम देखेंगे उसमें फर्क क्या आएगा कि शुभेंदु अधिकारी ममता बनर्जी के लिए वरदान साबित होंगे, क्योंकि ये बदले की राजनीति करेंगे, और ममता बनर्जी इसमें बहुत मास्टर हैं कि वापस जो है बदले की राजनीति में वो सड़क पे आने पे उनकी महारत है। तो वो ममता बनर्जी को वापस जीवित करेंगे शुभेंदु अधिकारी, अगर वो बदले की भावना से काम करेंगे, और जो कि उनका पर्सनालिटी, उनका बैकग्राउंड, उनकी भाषण ये बता रहे हैं कि ये होगा। तीसरी एक और बात जो बड़ी महत्वपूर्ण है, जो पर्दे के पीछे दिख रही है जी, शुभेंदु अधिकारी माने जाते हैं, ये भी कांग्रेस के अलावा ये भी वॉशिंग मशीन से निकले हुए व्यक्ति हैं, अभी प्रोफेसर अखिलेश स्वामी बता चुके हैं। तो ये एक तो वॉशिंग मशीन के आदमी है, दूसरा कि ये अमित शाह के बहुत करीब माने जाते हैं। हेमंत बिस्वा शर्मा भी अमित शाह के करीबी हैं। अब देखना है कि असम में वो उनका क्या होता है। तो पार्टी के अंदर अमित शाह का जो कद है पार्टी और सरकार में, वो थोड़ा सा और मजबूत हुआ, पहले से मजबूत है वो, लेकिन अब पश्चिम बंगाल के चुनाव के बाद वो और मजबूत हुआ, क्योंकि उनका सबसे खास आदमी जो है वो पश्चिम बंगाल का जो नया राज्य बीजेपी ने लिया उसका चीफ मिनिस्टर होगा। तो ये भी के अंदर के जो इक्वेशंस हैं उसकी तरफ इशारा करता है कि वहाँ पे जो पावर बैलेंस है वो थोड़ा सा अमित शाह की तरफ झुक गया और ज़्यादा इसके बाद से। जी राजीव।
जी बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, आप सही कह रहे हैं। इस बीच तमिलनाडु में टीवीके के चीफ एक्टर विजय गवर्नर से मुलाकात हो गई, राजेंद्र विश्वनाथ अर्लेकर से मुलाकात हो गई है और उसके बाद उन्होंने वो पूरे दस्तावेज सौंप दिए हैं जो मांग रहे थे कि आप समर्थन की चिट्ठियां लेके आइए, सिग्नेचर लेके आइए, और लेके चले गए हैं। सीपीआई, सीपीएम, कांग्रेस और वीसीके, इन 4 दलों का समर्थन कांग्रेस पार्टी के पास 5 विधायक हैं, जबकि इन तीनों पार्टियों के पास, जिसमें वीसीके है, जिसमें सीपीएम है, सीपीआई है, इनके पास 2-2 विधायक हैं। तो इस प्रकार 6 और 5 11 और 108 इनके पास। हालांकि ऐसे देखा जाए तो टेक्निकली 107 ही होते हैं, क्योंकि 2 जगहों से विजय लड़े और दोनों जगह पे जीत हासिल की है उन्होंने। एक जगह से छोड़ना होगा उनको, लेकिन फिर भी जैसे अगर छोड़ेंगे तो वहाँ विधायक जो विधानसभा की संख्या 233 रह जाएगी, उस हिसाब से भी इनको कोई तकलीफ नहीं होगी। 233 और फिर 117 सीटें चाहिए होंगी सरकार बनाने के लिए, 16.5 होता है। खैर, ये गणित है, गुणा गणित, इस पे हम लोग बात करते रहे हैं। लेकिन इस बीच प्रशांत जी, ये तस्वीर देखिए, अभी इन्होंने वो दस्तावेज सौंप दिए हैं और इस दस्तावेज को सौंपने के बाद इससे पहले वो आए और मुलाकात की। ये मुलाकात के लिए आए हैं, वो है तस्वीरें ढेर सारी आ रही हैं। और ये विजय जो होने वाले वहाँ के नए सीएम, यंग चेहरा, हीरो, एक्टर, और ये है दूसरा। इसके बाद ये सीधे यहाँ से देखिए ये पहुँचे हैं, ये जो सीपीआई के दफ्तर पहुँचे हैं। ये जो तस्वीर आप देख रहे हैं, सीपीआई के दफ्तर में पहुँचे हैं और वहाँ सीपीआई के लोगों से इनकी मुलाकात हो रही है। और ये अलग अलग फिर सीपीएम के दफ्तर भी जाने वाले हैं, कांग्रेस के दफ्तर भी जाने वाले हैं। और ये कहा जा रहा था कि ये व्हाट्सएप पे, अब इनके बारे में देखिए प्रशांत जी ज़रा, चूँकि आप मीडिया को बहुत नज़दीक से आपने दशकों तक आपने मीडिया को कवर किया, देखा नज़दीक से, आपने गवर्न किया कहूँ तो, नज़दीक से सब कुछ, खबरें कैसे चलाई जाती हैं। ये हुआ कि ये व्हाट्सएप से मांग रहे थे लोगों से समर्थन, तो पार्टियां नाराज़ हो गई, सीपीएम नाराज़ हो गई, सीपीआई नाराज़ हो गई, वीसीके नाराज़ हो गई, और इसीलिए ये अभी तक घूम रहे थे। कितनी सच्चाई हो सकती है इसमें, ज़रा बता दीजिए, फिर आगे बढ़ेंगे। देखिए, इस तरीके की जो इसको कहा जाता है, बहुत ही ऐसा शब्द की चंडू खाने की खबरें हैं। और ये जो कुछ भी हो रहा था वो कांग्रेस के जरिए हो रहा था, कांग्रेस के समर्थन और राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे की मध्यस्थता में हुआ है। ये ऐसे ही सीपीआई सीपीएम नहीं आ गई है। और एक बात आपको बता दें कि तमिलनाडु की जो वामपंथी पार्टियां हैं वो बाकायदा डीएमके के सपोर्ट से चलती हैं। बहुत गहरा रिश्ता है, कांग्रेस और डीएमके का तो उतना गहरा रिश्ता नहीं जितना कि वामपंथी पार्टियों और सीपीएम का है। यहाँ तक कि खर्चों के मामले में भी डीएमके बहुत सारे खर्चे सीपीएम के करती है, ऑन रिकॉर्ड करती है। तो उसके बाद भी ये गए हैं, तो उनको व्हाट्सएप से बात करने की ज़रूरत नहीं है। और मुझको ऐसा लगता है कि तमिलनाडु की जो विषम परिस्थिति है और जो बड़ा सवाल है कि सेंटर से रिलेशंस, एआईएडीएमके को रोकना और भविष्य में जो एक डिलिमिटेशन का मामला, वो सब होगा। और पर्दे के पीछे की राजनीति कुछ और होती है, सामने कुछ और होता है। डीएमके के नेता भी मेरे ख्याल से जो स्टालिन है, इस पूरी बातचीत में लूप में कहीं ना कहीं रहे होंगे, डायरेक्टली या इनडायरेक्टली। ऐसा नहीं हुआ है कि उनको कोई साइडलाइन करके हुआ। हाँ, क्योंकि एक विषम परिस्थिति तमिलनाडु में बन गई तो उनको चिट्ठी लोकसभा स्पीकर को देनी पड़ी है। लेकिन वैचारिक रूप से वो अभी भी इंडिया गठबंधन के करीब हैं, वो एनडीए में नहीं जाएंगे, न चले गए हैं। तो सबसे बड़ी बात ये। दूसरी बात, मुख्यमंत्री बदल गया, पार्टी बदल गई, नया विधानसभा बन जाएगी, लेकिन एक चीज जो नहीं बदली वहां पे, वो गवर्नर और मुख्यमंत्री का टकराव, स्टेट गवर्नमेंट और गवर्नर का टकराव। और बहुत अच्छा मौका था इस वक्त जो है, अगर गवर्नर आर्लेकर साहब अगर विजय को थोड़ा डिसेंटली ट्रीट करते,
उसको जनता ने इतना बड़ा मैंडेट दे के भेजा है, उसको बार बार घुमाते नहीं इधर उधर। तो अगर वो डिसेंटली ट्रीट करते उसको उनको, तो क्या होता कि एक अच्छी सौहार्दपूर्ण शुरुआत होती। अब क्या है कि डे वन, पहले दिन से गवर्नर और मुख्यमंत्री के बीच में कटुता आ गई। 3 बार आपने उनको घुमा दिया, और उस घुमाने के बीच में डिजाइन भी दिख रहा है कि क्या हो रहा है, पर्दे के पीछे क्या चल रहा होगा वो विजय हमसे बेहतर जानते होंगे, क्योंकि उनको बहुत कुछ चीजें आ रही होंगी, कुछ उसमें ईडी सीबीआई भी जो है एक्टिव हुई होगी, ये सब भी हुआ होगा। तो पहले दिन से ही ये जो कटुता आ गई राजभवन, अब उसको गवर्नर हाउस और मुख्यमंत्री के बीच में, ये अच्छा नहीं हुआ। इसको अवॉइड कर सकते थे चाहते तो, क्योंकि हुआ वही जो करना था। आज जो किया वो 2 दिन पहले भी हो सकता था, इन्हीं पार्टियों का वो समर्थन ले भी आते वो, और विधानसभा बुलाई जाती, बहुमत साबित होता तो साबित हो जाता बहुमत, नहीं साबित कर पाते तो गिर जाती सरकार, जैसे वाजपेयी जी गिरी और तमाम सरकारें गिरती हैं। गवर्नर साहब का इसमें रोल नहीं था, लेकिन इस पूरे एक्सरसाइज में उन्होंने कटुता पैदा कर दी वहां की राजनीति में। जी जी बिल्कुल बिल्कुल। जरा आगे बढ़ते हैं, पश्चिम बंगाल आते हैं। हमारे साथी प्रफुल्ल जी पश्चिम बंगाल से जुड़े हुए हैं, कोलकाता से जुड़े हुए हैं। जरा प्रफुल्ल जी ये बताइए कि शुभेंदु अधिकारी कितने स्वीकार्य हैं पश्चिम बंगाल के लिए? मैं स्वीकार्य शब्द इसलिए कह रहा हूं क्योंकि इस चुनाव को ममता बनर्जी की तरह मैं भी इस चुनाव को चुनाव, उस रिजल्ट को रिजल्ट नहीं मान रहा हूं, खुले तौर पे मैं कह रहा हूं। बाकी चीज़ें तो ठीक है, जो जीता वही सिकंदर, लेकिन जिस ढंग से रिजल्ट आया है और जितने यहाँ पर किंतु परंतु है, उस आधार पर अब अगर एक लाकर बैठाया गया मुख्यमंत्री, छीनी हुई सत्ता जिसको जीत कहा जा रहा है, ममता बनर्जी ने इस्तीफा नहीं दिया तो नहीं दिया, इन सब के बीच ममता बनर्जी का ही एक पुराना साथी नंदीग्राम में जो है मोर्चा संभालने वाला साथी आज मुख्यमंत्री है। कितना कंफर्टेबल रहेंगी ममता बनर्जी यहाँ पे, और कितना कंफर्टेबल रहेगी वहाँ की जनता इनके साथ? शुभेंदु अधिकारी जी सभी को नमस्कार। जी सभी को नमस्कार। आपने ठीक ही कहा है कि शुभेंदु अधिकारी को मुख्यमंत्री के रूप में भारतीय जनता पार्टी ने चुन लिया है, लेकिन जनता ने तो नहीं चुना है, ये बात तो बिल्कुल साफ है। और जनता ने नहीं चुना है, इसका मतलब जो SIR वगैरह की जो प्रक्रिया है, लोगों के दिल से ये बात बिल्कुल गई नहीं है कि बंगाल को जिस तरह से और बांग्ला भाषियों को जिस तरह से पूरे भारत में और पश्चिम बंगाल में आकर भी अपमानित ही किया गया है। इतनी सारी शक्तियाँ, इतने सारे तनाव, इतने सारी हिंसा, ऐसा अराजक वातावरण बना करके इन्होंने एक ऐसी परिस्थिति बना दी, और इसमें अंततः इनकी स्वाभाविक चॉइस जो इनका था, यहाँ के लोग ये मानते थे कि ये शायद, जैसा कि आप भी और हम प्रोफेसर साहब भी इशारा कर रहे थे, कि गैर कांग्रेसी यानी कि RSS की पृष्ठभूमि को ला करके ये मुख्यमंत्री बनाते। श्रमिक भट्टाचार्य को लगातार यहाँ पर उनकी विजिबिलिटी अधिक थी, और इधर शुभेंदु अधिकारी के साथ जो है एक दुर्घटना भी हो गई, की हत्या हो गई, और वो तमाम तरह के जो हिंसक वातावरण जो बना दिया गया, उसी में तमाम चीजें हो रही थी। तो एक वर्ग को संतुष्ट किया जा रहा था, श्रमिक भट्टाचार्य जी की विजिबिलिटी बढ़ा करके, RSS के लोगों की विजिबिलिटी यानी कि मीडिया विजिबिलिटी बढ़ा करके, और ऐसी स्थिति उत्पन्न हो गई थी। तो ये तमाम हुआ, लेकिन शुभेंदु अधिकारी तो कांग्रेस और कांग्रेस के साथ साथ फिर तृणमूल कांग्रेस में आए। अब देखिए, किसी से पता चलता है कि जब लेफ्ट फ्रंट की सरकार गई थी तो बुद्धदेव भट्टाचार्य यहाँ के मुख्यमंत्री थे, और जब उनको ये खबर मिली तो अभी 2 बजे ही वो चले गए राज्यपाल के पास, जाकर के उन्होंने अपना इस्तीफा दे दिया था। और इस्तीफा दे करके वो उनको मालूम हो गया था, उन्होंने स्वीकार किया था। ममता बनर्जी भी स्वीकार कर लेती है अगर उनको ये पता होता कि जनता का स्वाभाविक जनादेश है और ये स्वाभाविक राजनीतिक प्रक्रिया के तहत हुआ है। लेकिन ममता बनर्जी ने ऐसा नहीं माना, तो ठीक ही माना, ममता बनर्जी को मानने वाले लोग हैं। लेकिन उस समय जो हुआ था, ममता बनर्जी ने इस बात को माना था, और उसमें तमाम बुद्ध बाबू गए थे, वामफ्रंट के चेयरमैन विमान बसु गए थे, और बहुत सारे लोग गए थे, मंत्री लोग गए थे, और उनकी ज्योति बाबू भी शायद गए थे, और उनकी उपस्थिति में ममता बनर्जी का शपथ ग्रहण समारोह हुआ था।
आज अगर इतनी भद्रता से इन्होंने किया है तो ममता बनर्जी को भी आमंत्रित कर लेते ना यहाँ पर शपथ ग्रहण समारोह में, विपक्ष का भी कोई नेता होता, क्या अच्छा वातावरण बनता। लेकिन ये जानते हैं कि ये तस्वीर जो है, ये तस्वीर वहाँ की पश्चिम बंगाल से इतर तमिलनाडु की तस्वीर दिखा रहे हैं हम, और इस तस्वीर में सीपीआई के बाद सीपीएम के दफ्तर में पहुंचे यहाँ एक्टर विजय, टीवीके के चीफ, और सीपीएम के दफ्तर में पहुंचे, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया मार्क्सवादी के दफ्तर में पहुंचे, और वहां पर इनका स्वागत हो रहा है। ये बताया जा रहा है, जो विजुअल्स हैं इससे साफ देख सकते हैं कि भले 2 विधायक हैं लेकिन ये इंटैक्ट हैं, इनके साथ जुड़े हुए हैं और एक्टर विजय के साथ, और इनको सीएम बनाना चाहते हैं, ये साफ दिख रहा है। ये तस्वीरें आ रही हैं वहाँ से, तमिलनाडु से। हम पश्चिम बंगाल की बात कर रहे हैं, कोलकाता से हमारे साथी जुड़े हुए हैं प्रफुल्ल कोलखियान जी, जो वहाँ कोलकाता की बात कर रहे हैं, बहुत महत्वपूर्ण बातें बता रहे हैं। और इन सब के बीच एक बहुत ही महत्वपूर्ण घटनाक्रम हम लोग देख रहे हैं वहाँ पर तमिलनाडु में होते हुए। अभी थोड़ी देर पहले टीवी के चीफ विजय ने, जोसेफ विजय चंद्रशेखर ने, इन्होंने जाकर अपना फिर से 119 लोगों का सिग्नेचर देते हुए बता दिया है कि अब हमारे पास अर्लेकर साहब, माननीय राज्यपाल साहब, आप जो चाहते थे वो हम लेके आए हैं, अब तो प्रभु मुझे आप ओथ दिलवा दीजिए। अब देखते हैं कब ओथ दिलाने के लिए वो बुलाते हैं, लेकिन इम्पॉर्टेंट है कि राजनीति में सब कुछ जायज़ है, जो कहते हैं वो सब कुछ चलता है, और तब जबकि बीजेपी की सरकार हो, बीजेपी हो सत्ता में, तो और भी जायज़ है। लेकिन अपनी बात आगे बढ़ाइए प्रफुल्ल जी। हाँ सर, मैं ये दृश्य तो पहले इस दृश्य को ही सलाम करूं, क्योंकि यहाँ से राहुल गांधी और कांग्रेस की राजनीति में, खास करके राहुल गांधी की सोच में एक जबरदस्त राजनीतिक परिपक्वता को हम देख रहे हैं। क्योंकि एक नौजवान जो अपनी लोकप्रियता पर चुनाव जीत करके आया है, उसको समर्थन दिया ही जाना चाहिए था। ये गवर्नर साहब ने पता नहीं, इनको तो पता नहीं राजनीतिक परंपराएं और लोकतंत्र की बुनियादी शर्तें इनको याद है कि नहीं याद है। बहरहाल ये एक सुखद खबर है, और ये नौजवान है और राहुल गांधी भी युवाओं के प्रिय हैं, तो ये एक अच्छी जोड़ी जमेगी। और मुझे लगता है कि उनकी परिपक्वता से सीपीआई और सीपीएम ने भी राजनीतिक यथार्थ को, पॉलिटिकल रियलिटी को समझा है और समर्थन दिया है। इसका स्वागत किया जाना चाहिए। ये है लोकतंत्र का परिदृश्य, और इसे लोकतंत्र का मानते हैं। बहुमत से नहीं चलता है। अभी जो बहुमत तो चाहिए लोकतंत्र में, लेकिन बहुसंख्यकवाद से नहीं चलता है लोकतंत्र चलता है सामंजस्य से, सह अस्तित्व से, एक दूसरे के विचार को सुन करके। एक अकेला आदमी भी बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है लोकतंत्र में, अगर उसके पास विचार हो, उसके पास अगर सुझाव हो, और हर किसी का सम्मान किया जाना चाहिए। जो व्यक्तित्व की गरिमा की रक्षा बाहर में और सदन में कहीं भी नहीं कर सकते जो लोग, वो लोग लोकतंत्र की बात क्या करेंगे। हम शुभेंदु अधिकारी की बात कर रहे थे। शुभेंदु अधिकारी ने तृणमूल कांग्रेस में रहते हुए भी उस समय में जिस प्रकार से किसानों के पक्ष में बहुत सारी बातें हैं, इसमें अभी चर्चा कर रहे थे स्वामी सर, किसानों के हित की बात करते, उसमें पश्चिम बंगाल की राजनीति में जो चीजें करबट्टे रही थी उसके बहुत सारे बाहरी भीतरी आयाम है। लेकिन प्रासंगिक इतना जरूर है कि वहां पर ममता बनर्जी का नेतृत्व था, और ममता बनर्जी के नेतृत्व में विश्वास जताते हुए शिशिर अधिकारी तो अंत तक नहीं साथ आए थे, लेकिन शुभेंदु अधिकारी ने साथ लिया था इनका, और एक लंबी लड़ाई लड़ करके आए थे। फिर शारदा नारदा में इस तरह से युक्त हुए, और ऐसा तो अब तो ऐसा लगता है कि मुकुल राय से आगे इन्होंने, उनसे पहले ही इन्होंने भारतीय जनता पार्टी के साथ और केंद्र सरकार के साथ अपनी साठगांठ भिड़ा ली। क्योंकि इनका नाम, इनके नाम से उस ढंग से एफआईआर वगैरह नहीं आया। इनका नाम मुख्य रूप से अभी जो कुणाल घोष हैं, जो खुद भी आरोपी थे, अभी तृणमूल कांग्रेस में हैं और काफी दिन तक जेल में थे, वो कुणाल घोष ने बहुत विस्तार से लिख करके दिया था इनकी भूमिका के बारे में। और चूंकि वो इनकी बात उठाते थे, इसलिए भी कुणाल घोष पर बहुत सारे प्रशासनिक कार्रवाई हुई, सरकार यहाँ पर थी। तो लंबी राजनीति है, उस राजनीति का ऐसा, लेकिन लोग सही नजरिए से नहीं देख रहे हैं इस बात को कि लोगों का विरोध करते हुए आप किसान आंदोलन के समर्थन में नहीं थे। उसके बाद ना आपको नंदीग्राम में कोई किसान आंदोलन या किसानों की भलाई के लिए देखा गया, न पूरे भारत का किसान आंदोलन था वहां आपको देखा गया, न किसी किसान सभा में आप गए, न नंदीग्राम, न सिंगूर में जो हमारे बगल में ही है, न सिंगूर में कभी आपकी उस ढंग की उपस्थिति हुई, न वहां के जमीन को ठीक किया गया। लोगों की बहुत उम्मीद थी तो इनसे, लेकिन ये तो चले आए भारतीय जनता पार्टी में, और अब भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्री हैं। ठीक ही कहा सर ने। और इनके पीछे दिलीप घोष रहेंगे। दिलीप घोष जबरदस्त दावेदार हैं।
उन्होंने, वो जानते हैं, आप लोग नायडू को जानते होंगे, जहाँ चंद्र यहाँ से ये गए हैं, विधायक हुए हैं, उसी इलाके में थे। तो नायडू से लड़ करके ये आए थे, कुल योग्यता इनकी ये थी। बहरहाल, तो अब इन्होंने कहा कि सबका साथ सबका विकास नहीं, सबका हिसाब भी करेंगे जी, और वो करेंगे, और किस प्रकार से उसका होगा। तो जनता इस बात को सर देख रही है कि जनता के लिए इनका हस्तक्षेप, इनका मुख्यमंत्री बनना वो बहुत शुभ नहीं लग रहा, लेकिन जनता इसमें में एक तरह की सहमी हुई स्थिति में भी है, इनके कदमों को देखेगी, और प्रतिरोध का वातावरण भी बन रहा है। अभी लोग ममता बनर्जी के साथ हैं, कांग्रेस के साथ हैं, लेकिन कांग्रेस के साथ होने का की अभिव्यक्ति हो ममता बनर्जी को सपोर्ट करके ही करते आए हैं। उसके अपने अन्य राजनीतिक कारण रहे हैं। इंडिया गठबंधन फिर से दुरुस्त होगा, ऐसा यहाँ के लोगों का मानना है, और अगली लड़ाई इंडिया गठबंधन के साथ मिलकर के पश्चिम बंगाल में होगा। भारतीय जनता पार्टी ने जिस ताकत के बल पर, जिस मिशनरी का इस्तेमाल करते हुए इस चुनाव को जीता है, लोकतंत्र में यह शुभ नहीं है, और पश्चिम बंगाल के लोगों को यह समझने में बहुत विलंब नहीं होगा। हिंसा और अराजकता से ग्रस्त पश्चिम बंगाल जल्दी ही इनकी राजनीति का पोल खुल जाएगा, अपने आप खुल जाएगा, क्योंकि यहाँ राजनीति ऐसी होती है कि लोग घर घर जानते हैं एक दूसरे को। बिल्कुल बिल्कुल, आता हूँ, आपको रोक रहा हूँ, जरा जल्दी से आता हूँ। प्रोफेसर अखिल स्वामी जी आपके पास, फिर अमलेंदु जी आपके पास आता हूँ। स्वामी जी, जरा ये बताइए, पश्चिम बंगाल, आज हम लोग हिंसा की बात नहीं कर रहे हैं, हालांकि हिंसा रुकी नहीं है। तस्वीरें आप देख रहे होंगे, सोशल मीडिया पे आप भी रहते हैं, सीआरपीएफ के जवानों के सामने वहाँ पूरा चल रहा है अंदर, और सीआरपीएफ के जवान, एक विजुअल देख रहा था, वो बेचारा अपने घर के सामने बैठा हुआ है, घर के आके एक डंडा बरसा के बोलता है यहाँ क्यों बैठे हुए, अंदर जाओ। तो ये है भारतीय जनता पार्टी की का पश्चिम बंगाल। और इसमें, क्योंकि ये एक चुनौती है, इसलिए इस पर यहाँ चर्चा होनी चाहिए। ये एक चुनौती भारतीय जनता पार्टी के लिए है, ये एक चुनौती इस नई सरकार के लिए है, जो वहाँ पर सबका साथ सबका विकास की बात, लेकिन उसमें एक शब्द और जो जोड़ा गया है, वो क्या उसी के लिए है, यानी यहाँ पर जो नरेंद्र मोदी कह रहे थे बदला नहीं बदलाव होगा, यहाँ बदला वाली बात है। राजीव जी, एक तो मुझे बंगाल के एक बड़े प्रबुद्ध व्यक्ति से एक सूचना मिली जो बहुत ज़्यादा ऐसी है, जो मुझे भी स्वीकार्य नहीं हुई, लेकिन मैंने कहा कि जब मुझे पता चला तो बता दूं। ये भी खबर है वहाँ पर, ये जो सीआरपीएफ और पुलिस के भेष में लोग घूम रहे, इसमें बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो आरएसएस के कार्यकर्ता हैं। देखिए, जो सीआरपीएफ की और पुलिस की ट्रेनिंग होती है, मुझे ये अपेक्षा नहीं है। देखिए, मैं नहीं मान सकता कि एक पुलिस अधिकारी या पुलिस कर्मचारी या सीआरपीएफ का आदमी इतना ज्यादा निष्ठुर हो सकता है कि एक बैठे हुए व्यक्ति के ऊपर लाठी बरसा दे। और भी पहले बहुत सारे वीडियो आए हैं कि लोग जा रहे हैं और वो लाठी से मार रहे हैं, दौड़ा दौड़ा के मार रहे हैं। तो ये भी खबर है कि इसमें आरएसएस के कार्यकर्ता हैं जो भेष बदल के वहां पे, और ये कहां संभव हो सकता है, किसके इशारे पे हो सकता है, ये आप समझ सकते हैं। देखिए, वास्तविकता यह है कि जो इस समय बंगाल में हो रहा है, ये प्रोत्साहित कर रहे हैं। देखिए, मैंने कल भी ये बात कही थी, और ये मेरा दृढ़ विश्वास है कि ऐसा संभव है। ये देश के विघटन के लिए एक रास्ता खोल रहे हैं, और ये हम देशवासियों का कर्तव्य है, जो भी देश को प्यार करता है, इस विघटन की प्रक्रिया को रोकने का प्रयास करे। क्योंकि मुझे ये शक है कि ये सब हो रहा है। कल भी मैंने कहा था कि टीएमसी के कार्यकर्ता तो इस स्थिति में नहीं है कि आज के तारीख में रिटेलिएट कर सकें, जैसे भारतीय जनता पार्टी के कुछ लोगों पे भी वहां पे वार हुआ है और सीआरपीएफ के कुछ लोग भी घायल हुए हैं। ये काम न तो आज के तारीख में टीएमसी वालों को करने की हिम्मत है, बीजेपी वाले भी नहीं करना चाहेंगे, क्योंकि उनकी सरकार बनने वाली है और चुनाव आयोग इस समय वहां की कानून व्यवस्था देख रहा है। मुझे फिर लग रहा है कि इसके पीछे चीन का और बांग्लादेश का हाथ है, और हमारे देश के गृह मंत्री, जिनका ध्यान होना चाहिए आंतरिक सुरक्षा पे और बाहरी शत्रुओं से देश को बचाने के लिए। इसलिए मुझे लग रहा है कि भारत माता, हमारा देश आज के तारीख में ऐसे संकट में गुजर रहा है। बांग्लादेश भी, आपको पता होगा, उसने चीन से कहा है कि पानी का जो बंटवारा है और जिस प्रकार से हमारे साथ अन्याय हो रहा है, उसमें वो हस्तक्षेप करे। हम चारों तरफ से विरोधियों से घिरे हुए हैं। एक तरफ पाकिस्तान है, एक तरफ चीन है, एक तरफ नेपाल है, एक तरफ बांग्लादेश है। नेपाल भी आज हमारा शत्रु बन के बैठा हुआ है। ऐसी स्थिति में जब देश के गृह मंत्री का और प्रधानमंत्री का हम ये अपेक्षा करते थे कि हमारे देश को देश के अंदर एकजुट करें, उस समय
ये जो नारा दिया गया है मुख्यमंत्री बंगाल के द्वारा, जो उन्होंने कहा है, इसका मतलब ये है, जब उन्होंने ये कहा कि नंदीग्राम के मुसलमानों के लिए मैं काम नहीं करूंगा क्योंकि उन्होंने वोट नहीं दिया, ये बिल्कुल गैर लोकतांत्रिक है। वोट आपको कोई दे न दे, एक बार जब आप गद्दी में बैठ जाते हैं, और कल जो मैंने आपसे कार्यक्रम में कहा था, पंच के पास, राजा के पास, वैद्य के पास और गुरु के पास डिस्क्रिमिनेशन का अधिकार नहीं होता। आपको पता होगा अगर डॉक्टर है और आपकी टेबल पे आपका शत्रु भी आके लेट जाए और उसका आपको ऑपरेशन करना है, आपका धर्म यह कहता है उसका ऑपरेशन करो, जब वो स्वस्थ हो जाए तब उससे लड़ो। गुरु जो है, क्लास में बैठे हुए सारे छात्र एक शिष्य और गुरु परंपरा के अंतर्गत चलते हैं। चाहे शत्रु का बेटा भी हो, उसे उतना ही ध्यान देना होगा जो आपके मित्र का बेटा होगा। पंच परमेश्वर आपने सुना ही होगा। लेकिन आज के तारीख में भारतीय जनता पार्टी के राज में हम देख रहे हैं किसी धर्म का पालन नहीं हो रहा है, ना तो सनातन धर्म का पालन हो रहा है, ना हिंदू धर्म का पालन हो रहा है। बड़ा जो मातृ ऋण और पितृ ऋण के प्रति और गुरु ऋण के प्रति जो हमारे सनातन धर्म में बताया गया है, ना उसका पालन हो रहा है। वास्तविकता में देखिए, मैं मानता हूं किसी को अच्छा लगे या बुरा लगे, सनातनी मैं हूं और भारतीय जनता पार्टी के लोग हैं ये फर्जी और ढोंगी सनातनी। जी जी, अब तो ये सनातन भी नहीं बोलते हैं, रहने दीजिए, आप भी छोड़ दीजिए। नहीं, मैं तो सनातनी हूं, वो बोले ना बोले, मैं तो सनातनी हूं। आगे बढ़ते हैं। अमलेंदु जी, जरा पश्चिम बंगाल और तमिलनाडु दोनों जगह जो कुछ किया गया, क्या उतना, और खासकर तमिलनाडु में भारतीय जनता पार्टी ने जो किया, क्या वो उसको मिला, नसीब हुआ? और पश्चिम बंगाल में क्या देखते हैं आप? देखिए राजीव जी, जो भारतीय जनता पार्टी चाहती थी तो वो तो उसने बहुत कुछ हासिल कर लिया। और एक तो ये वो चाहती थी कि भाई डीएमके वहां सरकार से बाहर हो जाए, वो उसने हासिल कर लिया। पश्चिम बंगाल में उसकी सरकार बन जाए, वो उसने हासिल कर लिया। ज्ञानेश कुमार जी ने ये दोनों चीजें हासिल करवा दी। और राजीव जी, आखिरी समय में डीएमके गलती करते करते बच गई, जिसका प्लॉट जो था वो बीजेपी ने रच दिया था कि एआईएडीएमके को समर्थन की घोषणा डीएमके कर दे। तो वो आखिरी समय में बच गई, चूंकि वो कांग्रेस ने बहुत सही समय पे बहुत सही कदम उठाते हुए अचानक जो थी वो घोषणा कर दी टीवीके को कि ये हम इनको समर्थन दे रहे हैं। और उसके बाद सीपीआई सीपीएम ने तो बिना शर्त समर्थन कर ही दिया। लेकिन कांग्रेस ने जो पहला अपना मूव चल दिया, इसके बाद जो था वो बीजेपी थोड़ा बैकफुट पर आ गई। सुबह राजीव जी, हम लोगों ने अपनी ब्रेकिंग में भी सुनवाया था, मणिक्कम टैगोर का एक ट्वीट जो था, उनका वक्तव्य भी सुनवाया था। उन्होंने ट्वीट में लिखा था मणिक्कम टैगोर ने कि भाई हमको ये मालूम पड़ गया था कि ये दो जो द्रविड़ पार्टियां दोनों एक दूसरे की दुश्मन हैं, ये एक होने जा रही हैं और ये तमिलनाडु की राजनीति के लिए बहुत खतरनाक स्थिति होगी। और निश्चित तौर पर राजीव जी खतरनाक स्थिति होती, और ये भारतीय जनता पार्टी यही चाहती थी कि इस तरीके का कोई खेल कर दिया जाए। क्योंकि एआईएडीएमके का मतलब तो सीधे सीधे बीजेपी है, पर्दे के पीछे से वो तो कई बार जो है अंदर बाहर एनडीए से होते रहे, तीसरी या चौथी बार है वो एनडीए के अंदर बाहर होने की बातें चल रही थी। तो ये बीजेपी चाहती थी कि डीएमके ये गलती कर बैठे कि वो घोषणा कर दे कि हम एआईएडीएमके को समर्थन दे रहे हैं, बाहर से समर्थन दे रहे हैं। कल खबरें ये भी आई थी कि जो स्टालिन है उन्होंने सीपीआई और सीपीआईएम के जो वहाँ के प्रदेश के सेक्रेटरी हैं उनको बुलाया और कहा कि भाई बाहर से समर्थन देते हैं, आप लोग चाहें तो आप सरकार में शामिल हो जाइए एआईएडीएमके के साथ, आप स्वतंत्र हैं। उस पर उनसे कह दिया गया कि इसके लिए हम विचार करेंगे और हमारी पार्टी जो है वो बैठक करेगी, उसमें फैसला करेगी। तो पार्टी बैठक में फैसला हो गया और सुबह डी राजा और सुभाषनी अली सबके वक्तव्य आ गए कि भाई टीवीके जो है वो चूंकि जनता का उसको मैंडेट मिला है तो इसलिए उसके साथ हम जाएंगे, तो इसलिए ये जाएगा। तो ये गलती जो मतलब कराना चाहते थे डीएमके से, वो गलती होते होते रह गई, चूंकि वो हो सकती थी। ये मतलब जो चर्चा जिस तरीके से चल रही थी और जो प्लॉट रचा गया था, वो प्लॉट यही था गवर्नर के द्वारा कि ये गलती जो है करवाई जाए। बहरहाल राजीव जी, तो वहां तो नुकसान जो था मतलब वो होते होते बच गया। अब जो राजीव जी बंगाल में है, तो मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी को वो अपने गोली मारो ठाकुर साहब जो हैं उनसे नारा उधार लेकर अब कहना चाहिए कि कांग्रेस के गद्दारों को माला पहनाओ सारों को। अब राजीव, त्रिपुरा से लेकर के बंगाल तक और असम तक सारे तो वही है कांग्रेस के, जो जिनको गद्दार कहा जाता है। मानिक साहा जो है वो भी कांग्रेसी हैं पुराने, ये जो है अपने शुभेंदु अधिकारी ये भी पुराने कांग्रेसी हैं, हिमंता बिश्व शर्मा भी पुराने कांग्रेसी हैं। तो राजीव जी अगर कहा जाए तो एक योगी आदित्यनाथ को छोड़ दिए तो वो भी बीजेपी के नहीं है असली तो।
तो एक देवेंद्र फडणवीस को छोड़ के बाकी तो कोई लगता ही नहीं कि जो है कोई असली कांग्रेस मतलब जो संघीय है की नहीं है। बाकी जो है वो पर्ची वाले हैं, पहली पहली बार के हैं, तो पहली बार में विधायक बने बन गए, तो उन बेचारों का कहना क्या, उन्हें तो मालूम ही नहीं होगा कि आरएसएस क्या है और कांग्रेस क्या है। तो उनका दोष क्या, आप डॉक्टर मोहन यादव से अगर आप पूछ लेंगे कांग्रेस क्या है तो बेचारे क्या बताएंगे, या भजनलाल शर्मा क्या बताएंगे कांग्रेस क्या है आरएसएस क्या है, या वो आपके छत्तीसगढ़ वाले जो साय साहब हैं वो क्या बताएंगे आरएसएस क्या है और बीजेपी क्या है। तो इन बेचारों को मालूम ही नहीं है, वो तो पर्ची से निकले तो पर्ची पे राज कर रहे हैं। तो लेकिन जहां भी मतलब मौका मिलता है तो वहां ये किया जा रहा है, तो अब ये नारा जो उधार लेकर बीजेपी को ये कर देना चाहिए राजीव जी। बाकी ऐसा नहीं है कि कांग्रेस में जो है लोगों को कुछ मिलता नहीं है, जो आपने स्वामी जी से कहा था कि वो कहते हैं कि हम बाहर चले जाएं, अरे यहाँ भी बहुत तेरे आते हैं, आप देखिए कि जिनका कुछ ग्राम प्रधानी नहीं जीत सकते और राज्यसभा में चले जाते हैं, कांग्रेस में भी ऐसा होता है। तो ये हर पार्टी में राजीव जी होता है, ऐसा नहीं है कि कहीं कुछ नहीं होता है। अब ये बीजेपी में ज्यादा हो रहा है क्योंकि उनको लगता है कि हम तभी बढ़ सकते हैं कि भाई जब दूसरी की लीडरशिप खत्म की जाए, क्योंकि राजीव जी देखिए लीडरशिप जो है वो एक दिन में तैयार नहीं होती है जी। अगर कोई मुख्यमंत्री के कद का लीडर तैयार हो रहा है तो वो एक दिन में तैयार नहीं होता। शुभेंदु अधिकारी भले ही सुशील अधिकारी के बेटे हैं, लेकिन एक दिन में तैयार नहीं हो गए। 20 साल तक कांग्रेस की राजनीति करने के बाद और ममता बनर्जी के साथ राजनीति करने के बाद शुभेंदु अधिकारी तैयार हुए, और आपने एक झटके में बना बनाया नेता तोड़ लिया। अशोक चौहान जो थे वो मुख्यमंत्री थे और आपने तोड़ लिया। तो ये आपने वहां की लीडरशिप खत्म करी और यहाँ लाकर आपने वो लीडरशिप खत्म भी कर दी जी। एक तरीके से। तो ये जो है, तो ये मुझे लगता है कि ये वहां उनके लिए कोई ज्यादा अच्छी स्थितियां नहीं है। अब देखना होगा कि शुभेंदु अधिकारी जो किस तरीके से सरकार चलाते हैं, किस तरीके से अमित शाह जी का एजेंडा पूरा करते हैं और किस तरीके से अपना एजेंडा पूरा करते हैं। फिलहाल तो राजीव जी ये देखना होगा। पोस्ट पोल वायलेंस जो है अभी भी रुकी नहीं है, जारी है। अब मुझे नहीं लगता कि यहाँ कोई इस्तीफे की बात करेगा राजीव जी। जी, इस्तीफे की बात तो खैर बाद की बात है, लेकिन पहले अभी नए मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी और उधर नए मुख्यमंत्री की कवायद भी तेज हो गई है पश्चिम बंगाल के अलावा तमिलनाडु में आखिर वहाँ पर बीजेपी क्यों पिछड़ गई। हमारे साथ सुनील शुक्ला जी जुड़ गए हैं। सुनील जी, आपका स्वागत करता हूँ। ज़रा आपसे समझना चाहता हूँ तमिलनाडु में क्यों पिछड़ गई बीजेपी। एक विधायक है, लेकिन चिट्ठियां सब लिख दी गई थी। धन्यवाद राजीव जी। तो 2 विधायक हैं गुजरात में और 7 राज्यसभा के एमपी हैं बीजेपी के। तो कहाँ आश्चर्य हो रहा है आपको? ये भारतीय जनता पार्टी किसी नैतिकता मर्यादा के ऊपर नहीं विश्वास करती है, और मैं अमलेंदु जी के साथ विनम्रता पूर्वक सहमत हूं। वो कोई गलती नहीं करने जा रहे थे, बाकायदे सोची समझी साजिश थी कि भारतीय जनता पार्टी को सत्ता में ला लिया जाए और कांग्रेस को सत्ता से दूर रखा जाए। यह केवल ऐसा नहीं था कि डीएमके कोई गलती कर दे, क्योंकि डीएमके तो परिणाम के घोषणा के बाद ही उसने स्टालिन ने घोषणा कर दिया था कि हम न सरकार बनाने का हम दावा नहीं करेंगे, किसी गठबंधन का प्रयास नहीं करेंगे, 6 महीने तक इंतजार करेंगे, उसके बाद किसी राजनीतिक गतिविधियों में शामिल हो। बहुत ही मेच्योर स्टेटमेंट दिया था स्टालिन ने, और कोई पहल भी नहीं की। और अगर आप स्टालिन और के साथ किसी भी गठबंधन को सत्ता में लाने का प्रयास करते तो ये घोर असंवैधानिक काम होता। ये तो घोर जो जनादेश है उसका उल्लंघन है। स्टालिन को वहां की जनता ने सत्ता से बाहर जाने का आदेश दिया, और अगर उसके बाद आप तोड़ फोड़ करके स्टालिन को सत्ता में लाने का प्रयास करते और टीवीके को, विजय को की पार्टी को जो वहां की जनता ने व्यापक जन समर्थन दिया, कुछ सीटों के कम होने से आप कह सकते हैं कि पूर्ण बहुमत नहीं मिला, इसके बिना पर आप सत्ता से में रोक दें, ये तो इतना संवैधानिक कार्य होता और दोबारा चुनाव की नौबत आती तो मैंने एआईडीएमके, डीएमके, बीजेपी कहां जाते इसका अंदाजा भी किसी को नहीं है। टीवीके को मिला हुआ जन समर्थन तमिलनाडु में उभर रहे राजनीतिक माहौल का बहुत बड़ा संकेतक है, और वहां की जनता ये चाहती थी कि टीवीके सत्ता में आवे जी। अगर किसी भी गठजोड़ के तहत टीवीके को सत्ता से बाहर किया जाता तो यह वो किसी भी राजनीतिक दल के पक्ष में नहीं जाता। कांग्रेस ने बहुत ही मौके के अनुकूल, जरूरत के अनुकूल, उस प्रदेश की जनता की इच्छाओं के अनुकूल एक निर्णय लिया। और अगर आप याद कीजिए कि यह कोई कांग्रेस का या राहुल गांधी का तात्कालिक निर्णय नहीं है, यह तो स्थानीय नेताओं या पार्टी के नेताओं के दबाव में। अदरवाइज आप याद कीजिए तमिलनाडु का चुनाव, विधानसभा चुनाव घोषणा के दौरान ही
उसके पहले ही राहुल गांधी ने टीवीके के प्रति कहा था कि एक समझौता किया जा सकता है, लेकिन आंतरिक दबाव था जिससे लोग आगे नहीं बढ़ पाए और डीएमके के साथ गए। ठीक है, डीएमके का कांग्रेस के साथ बहुत लंबा संबंध रहा है, लेकिन ऐसा नहीं रहा है कि डीएमके ने कांग्रेस के साथ बड़ी मजबूती के साथ रिश्ते निभाए हैं। आप याद कर लीजिए कि 2004 में 2006 में वहाँ की सरकार ने क्या डीएमके ने यूपीए सरकार में शामिल होने के लिए क्या क्या हंगामे किए थे। 2014 के चुनाव के पहले डीएमके ने एक तरफा संबंध तोड़ लिया था कांग्रेस के साथ। फिर 2016 की विधानसभा चुनाव में इनकी सहमति बनी कांग्रेस से। तो कोई ऐसा नहीं है कि डीएमके ने बड़ी प्रतिबद्धता के साथ, साफगोई के साथ, पारदर्शिता के साथ इस गठबंधन को चलाने का प्रयास किया। समय के उनको लोग भी निर्णय लेते रहे, लेकिन कांग्रेस ने बहुत समय पर निर्णय लिया। तो ये भारतीय जनता पार्टी के पास कोई ताकत नहीं है तमिलनाडु, और उनके साथ तमिलनाडु में एआईडीएमके उनके साथ जाकर के अपना हस्त देख रही है किस स्थिति को पहुंच गई हो जी, और उस पार्टी को कमजोर करने में भारतीय जनता पार्टी की बड़ी कोशिशें हैं। तो भले विलंब हो रहा, और इस विलंब की वजह से ये भारतीय जनता पार्टी को और के खिलाफ इस तरह का एक नैरेटिव बन रहा है कि ये वहाँ के जनता के, वहाँ के जनादेश के विपरीत काम कर रहा है। सत्ता में अब तक इनको सत्ता सौंप देनी चाहिए थी तमिलनाडु की। रही बात बंगाल में शुभेंदु अधिकारी के अलावा कोई ऐसा नेता नहीं है जो पूरी तरह से नियंत्रण में हो, बीजेपी के पूरी तरह से नियंत्रण में हो। शुभेंदु अधिकारी के खिलाफ या उनको नियंत्रण में रखने के लिए जितने हथकंडे हो सकते हैं सब बीजेपी के पास है। आप ये संभव है कि अगर आप बना देते हैं कि एकदम खाँटी संघी व्यक्ति को, जैसे कि वहाँ दिलीप घोष साहब हैं या राहुल सिन्हा जी हैं, इस तरह के लोगों का बना नहीं सकते, क्योंकि एक वो भी नहीं था। इन दोनों नेताओं का कोई एक रास पश्चिम बंगाल में, वेस्ट बंगाल कोई बहुत पहचान नहीं है। और शुभेंदु अधिकारी के कुछ सामने रख करके भारतीय जनता पार्टी ने अपने को आगे बढ़ाती रही है, लेकिन शुभेंदु अधिकारी के पास ऐसा भी नहीं है कि वो अपना पंख फड़फड़ा ले या किसी मौके पर किसी भी समय केंद्रीय नेतृत्व के सामने कोई बात बहुत दमदारी से कहा ले। वो हमेशा से उनके कहने पर, उनके डिक्टेशन पर और उनके अनुकूल ही काम करते हुए दिखाई पड़ेंगे। तो या ऐसा निर्णय नहीं है कि एक ऐसा नेता जो उसके योग्य था और उसके अनुकूल भारतीय जनता पार्टी ने उनको ले लिया। इनके पास बहुत सारे नेता थे, लेकिन वो स्थिति करेंगे नहीं। मेरा भी मानना है कि शुभेंदु अधिकारी के ऊपर कम से कम 2 उप मुख्यमंत्री बनाएंगे, जिसमें एक महिला होगी, और वो पूरी तरह से संघ के पृष्ठभूमि के लोग होंगे और भारतीय जनता पार्टी के अपने लोग होंगे। तो शुभेंदु अधिकारी बना रहे हैं, एक महिला एक पुरुष बना रहे हैं, एक मतुआ समुदाय से बना रहे हैं, एक मतुआ समुदाय से लेके आएंगे, और एक गांगुली, और एक जो आसनसोल के अग्निमित्र पाल, 2 ही नाम में से, इन्हीं में से कोई एक नाम मुझे जानकारी नहीं मिली है कोई, लेकिन इन 2 में से किसी एक। अग्निमित्र पाल भी दूसरी बार की विधायक है, मैंने हमारे ख्याल से तीसरी बार जीत करके गई है वो। और उस इलाके में भी बीजेपी को बड़ा झटका लगा हुआ था जब बाबुल सुप्रियो ने पार्टी में शामिल होने के बाद ही पार्टी छोड़ के चले गए थे। उस इलाके में बर्धमान पूर्वी, आसनसोल, बर्धमान पश्चिमी इलाकों में जो भारतीय जनता पार्टी का अपना एक जनाधार बढ़ाने की कोशिश थी, तो भी एक उनके सामने स्थिति है। तो लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि इस चुनाव को लेकर के जो पश्चिम बंगाल या देश के विभिन्न हिस्सों में जो सवाल पैदा हो रहे हैं, उन सवालों का समाधान भारतीय जनता पार्टी के पास क्या है? उन आशंकाओं को दूर करने के लिए, उस अविश्वास को दूर करने के लिए भारतीय जनता पार्टी क्या करेगी? क्योंकि लोगों के मन में पश्चिम बंगाल के जनादेश को लेकर ढेर सारी आशंकाएं हैं, ढेर सारे सवाल हैं, और उन सवालों को आप कालीन के नीचे दबा नहीं सकते। वह ज्वलंत विषय है, और शुभेंदु अधिकारी सरकार के सामने सबसे पहली जिम्मेदारी यही है कि लोगों का विश्वास कायम रखें। जी जी जी, बिल्कुल बिल्कुल। राहुल गांधी आज हरियाणा के गुरुग्राम में थे। एनसीआर में गुरुग्राम आता है बगल में, नेशनल कैपिटल रीजन में, और वहाँ थे आज और भाषण दे रहे थे। एक छोटा सा हिस्सा उनके भाषण का सुनिए, और प्रशांत जी आपके पास आता हूँ जल्दी से, जरा राहुल गांधी के भाषण को सुनते हैं। सुनिए। आप लिख के ले लो,
आप लिख के ले लो, ये जो नरेंद्र मोदी है, जो आज हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री हैं, ये टिक नहीं पाएंगे, क्योंकि जनता में इतना गुस्सा है। आपको जितने इलेक्शन चोरी करने कर लो, मगर अंत में जो जनता की सच्चाई है, जनता में जो गुस्सा है, उसका सामना आपको करना पड़ेगा। और जनता डिसाइड करती है हिंदुस्तान में क्या होगा। आप देख लेना। प्रशांत जी, कॉन्फिडेंस बहुत है राहुल गांधी में। फिर बात करता हूँ। अमरिंदर जी कुछ कहना चाह रहे थे। अमरिंदर जी कुछ जोड़ना चाह रहे हैं? हाँ, मैं ये जोड़ना चाहा था राजीव जी कि शुक्ला जी ने शायद मेरी बात ध्यान से सुनी नहीं। मैंने कहा कि मरियम टैगोर ने ये ट्वीट किया कि हमको ये सूचना मिल गई थी कि ये दोनों द्रविड़ पार्टियां एक होने जा रही हैं, आप धर्मनिरपेक्षता के नाम पर एक होने नहीं जा रहे हैं, इसलिए हमने एक कदम उठाया। ये मेरा अपना मत नहीं है कि वो एक होने जा रहे थे, मेरे पास ऐसी कोई सूचना भी नहीं है। तमिलनाडु में मेरा कोई सूत्र भी नहीं है जो मैं ये कह दूं। मैंने मरियम टैगोर का बताया, जो कि कांग्रेस के सांसद हैं, जिम्मेदार व्यक्ति हैं कांग्रेस के, और उनको कांग्रेस को वहां गद्दार कह रही है डीएम की। तो इसलिए उन्होंने कहा कि गद्दार कौन, ये मरियम टैगोर का ट्वीट है। तो आप गलत समझे शुक्ला जी, मेरे ऐसे कोई सूत्र नहीं है तमिलनाडु में। कोई बात नहीं है। ना, एक मिनट अमरिंदर जी, मैं ये नहीं कह रहा हूं। मैं केवल एक बात को मतलब ये कोई जो था ना कि गलती नहीं करने जा रहे हो, गलती नहीं है। ये बाकायदे सोची समझी साजिश चल रही थी कि दोनों दलों को एक साथ ला करके सरकार बना दिया जाए। मैं केवल गलती तैयार थी आपसे कहा, डीएम की ये साजिश में तैयार हो रही थी। यही तो मरियम टैगोर कह रहे हैं कि डीएम की साजिश में तैयार हो रही थी। ये मेरा अपना मत नहीं है। डीएम मरियम टैगोर कांग्रेस के सांसद है। मैंने कहा नहीं कि कोई गलती नहीं है, बाकायदे साजिश थी ये मैं कह रहा हूं। जो भी था, मतलब ये मेरा मत नहीं। चलिए देखते हैं। अभी तो खैर इतना है कि टीवी के और पहले दिन से लग रहा था अब जो सबसे बड़ी पार्टी है वही सरकार बनाएगी। उसके पास ज़्यादा दिक्कत भी नहीं है, क्योंकि आप देख लीजिए ऑलरेडी 11 ऑलरेडी मिल चुका है। 5 कांग्रेस पार्टी और 6 सीपीएम, सीपीआई, 2 और 2 वीसी के, तो ये सब मिलके ऑलरेडी 11 सीटें दे चुके हैं। 11 विधायक उनके समर्थन में आ चुके हैं, तो इसलिए कोई दिक्कत नहीं है दूर दूर तक यहाँ। और इतनी मजबूत अगर सपोज कल को एक तो बन नहीं पाती, डीएमके और एआईडीएमके मिला के भी 118 सीटें नहीं होती हैं, मुश्किल होता। टीवीके से आज की तारीख में टूटने वाला कोई नहीं है, ये भी आप मानिए। और कांग्रेस पार्टी जाएगी नहीं उधर, ये भी आप तय मानिए। तो कहीं बनना नहीं है। बहुत सारी चीज़ें जैसे भी अमरिंदर जी कह रहे थे कि दूर दूर तक नहीं। अमरिंदर जी का बहुत सोर्स है दूर, यहाँ क्या वो अमेरिका में भी इनके सोर्सेज हैं, अमरिंदर जी बताते नहीं हैं। लेकिन इतना है कि यहाँ जो तमिलनाडु की बात है, तमिलनाडु में पिक्चर बिल्कुल क्लियर था, और जो अड़ंगा था वो ऑलरेडी दिखाई दे रहा था कि बीजेपी नहीं चाहती है वो। और बीजेपी के सामने एक कहें तो ये बहुत बड़ा तमाचा है जो इसमें इन लोगों ने किया है। ये बहुत बड़ा तमाचा है कि सरकार हम बना रहे हैं तो बना रहे हैं, और एक बुरी हार है कहें, क्योंकि तमिलनाडु के लिए क्या क्या नहीं किया नरेंद्र मोदी ने। आप ये मत भूलिए कि नरेंद्र मोदी अपने संसदीय क्षेत्र में समागम कर रहे थे, तमिल समागम कर रहे थे, तो उन्होंने सिंगोर और क्या क्या सिंगोर ही कहते हैं ना, हर साल। वो हर साल राजीव जी 2014 से हर साल जी तमिल समागम प्रतिवर्ष होता है। देखिए उसके बाद भी एक सीट आती है, उसके बाद भी एक सीट आती है। और प्रशांत जी, ये नए भवन का उद्घाटन, दंडवत होना, और हाथ में वो क्या सिंगोर कहते हैं, क्या कहते हैं उसको? सिंगोर ही कहते हैं। वो सब सारी चीज़ें इतने ही नहीं, यहाँ गोरे राम जी को काला बना दिए, साउथ इंडिया की मूर्तियों की तरह आप मूर्ति बना लिए, क्या नहीं किए। लेकिन आज देखिए आज क्या है, तो कहीं भी डायरेक्ट तो है नहीं। आप पुदुचेरी में क्या है आप देख लीजिए, और आप इधर आंध्र प्रदेश में क्या है वो देख लीजिए। तो इसलिए जब राजनीति की बात होती है दोस्तों, तो फिर राजनीति की बातें ऐसी ही होती हैं, किसी को अच्छी लगे बातें या बुरी लगे,
बात तो यही है, क्रिटिकल होगी। अगर कहीं राहुल गांधी, अभी मैं कहा राहुल गांधी में अभी भी हिम्मत है, कह रहे हैं कि हरा देंगे हम। अब देखते हैं कैसे हराते हैं राहुल गांधी। देखिए उनकी हिम्मत कहाँ से आ रही है। देखिए राहुल गांधी की बात को समझिए। इसीलिए तो मैं आपके पास आया। एक बात यह कि इस इलेक्शन के बाद नेशनल पॉलिटिक्स अब रीसेट हो रही है, बीजेपी की भी और इंडिया गठबंधन की भी। अब वो रीसेट कैसे हो रही है इसको मैं बताता हूँ। दूसरी बात कि जरा राहुल गांधी की बात को समझिए और एक मिनट के लिए ये मानिए कि चुनाव आयोग अगर वाकई चुनाव आयोग होता, निष्पक्ष होता, तो क्या असम बंगाल में रिजल्ट आते जो आए? नहीं आते। वो तो कह रहे हैं, मैं पर्सनली कह रहा हूँ, मैं उस मैंडेट को मैं खुद नहीं मान रहा हूँ। तो मैं बिहार के मैंडेट को नहीं मान रहा हूँ। बिहार में क्या आता क्या वैसा? आप तो गए थे बिहार, देख के आए थे। तमिलनाडु में 3 सीटें कम हो गई बीजेपी की, केरल में नहीं थे, अभी भी नहीं है। तो इस इलेक्शन को अगर आप ऑब्जेक्टिवली देखिए जनता के सपोर्ट के हिसाब से, तो नरेंद्र मोदी का बहुत बड़ा कद नहीं हुआ है। हाँ, ये मैं मानता हूं कि अमित शाह का विदिन परिवार अमित शाह का कद बढ़ा है। उनके खास आदमी को मुख्यमंत्री बना दिया गया है। अमित शाह ने तय किया कि जेपी नड्डा जाएंगे असम ऑब्जर्वर होके। अमित शाह पार्टी के पदाधिकारी नहीं है, वो गृह मंत्री हैं। ये पार्टी का बिजनेस है। नितिन नबीन अभी इंटर्नशिप में है, उनके प्रेसिडेंट। उनकी पता नहीं इंटर्नशिप कब पूरी होगी, लेकिन वो अभी इंटर्नशिप में है। तो जेपी नड्डा असम जा रहे हैं ऑब्जर्वर बन के, और उसको तय किया अमित शाह ने। फिर अमित शाह ने तय किया कि मैं वेस्ट बंगाल जाऊंगा अपने खास आदमी को मुख्यमंत्री बनाने। तो बीजेपी के अंदर की जो रीसेट है वो बदल रहा है, और इसका असर उत्तर प्रदेश में पड़ेगा। उत्तर प्रदेश में जो इक्वेशन है वो सुनील जी जानते होंगे कि कैसे हैं, अमित शाह से और योगी आदित्यनाथ और नरेंद्र मोदी के। तो ये रीसेट बीजेपी के अंदर की पॉलिटिक्स भी हो रही है। डीएमके, दूसरी बात ये कि यहाँ से जो जो बात आएगी कि अब ममता बनर्जी भी बाहर हैं और इलेक्शन की धांधली के बाद बाहर हैं, तो निश्चित तौर पे अब इलेक्शन का जो घोटाला है, चुनाव आयोग है, ये अब इंडिया गठबंधन के लिए बड़ा मुद्दा बनेगा। डीएमके भी उसमें भुक्तभोगी है, वहां भी 1 लाख वोट काटे गए। 1 करोड़ स्टालिन की विधानसभा में। हाँ, स्टालिन की विधानसभा जी। तो वहां भी 1 करोड़ वोट कटे हैं। तो सब लोग भुक्तभोगी हैं। उद्धव ठाकरे भुक्तभोगी, उनका सिंबल भी गया, पार्टी भी गई, सबसे बड़ा तो भुक्तभोगी। इसी इलेक्शन कमीशन में सरकार भी गई। तो तमाम लोग जो है वो भुक्तभोगी थे। कुनबा जो है ये बड़ा हो गया है। अब इसको शेप देना, एक आंदोलन का, कम्युनिकेशन का, उसको इन लोगों को तय करना पड़ेगा। कांग्रेस को उसमें लीड लेनी पड़ेगी, बड़ी पार्टी है, और उसमें डीएमके यहाँ बैठती है पार्लियामेंट में या वहाँ बैठती है उसका मतलब नहीं है। वैचारिक रूप से साथ में है और चुनाव आयोग के खिलाफ लड़ाई में वो साथ में होंगे, वो कहीं बैठे। तो पहला तो काम इन लोगों को करना है कि चुनाव आयोग के खिलाफ और चुनाव सुधार के लिए, चुनाव धांधली के खिलाफ एक बहुत ऑर्गेनाइज लड़ाई लड़नी पड़ेगी। अखिलेश यादव ने जल्दबाजी में वो फोटो लगा के ट्वीट कर दिया, उनको ऐसा नहीं करना चाहिए था। थोड़ा सा इंतजार कीजिए कि ये राजनीति किधर जा रही है। तो मुझे लगता है कि ये राजनीति जो है वो एक रीसेट हो रहा है, और अब अगला कदम विपक्ष का क्या होगा ये देखना होगा। अगर वो चुनाव आयोग के खिलाफ अभी भी अगर एकजुट होकर एक बड़ा संघर्ष नहीं करते हैं, मीडिया के खिलाफ बड़ा संघर्ष अगर वो नहीं करते हैं, तो 2029 की स्थिति थोड़ा मुश्किल होगी। क्योंकि फिर यही ज्ञानेश कुमार रिटायर हो जाएंगे, तो कोई रमेश कुमार होंगे, सुरेश कुमार होंगे, कोई
कोई छेदी लाल होंगे, वो इन्हीं के होंगे। जी, वही तो, इसलिए तो जी। सवाल कर रहा था मैं, इसीलिए सवाल कर रहा था कि राहुल गांधी बहुत कॉन्फिडेंट हैं, तो इसलिए सवाल कर रहा था मैं कि कॉन्फिडेंस इसीलिए है। इस कॉन्फिडेंस के पीछे कुछ ना कुछ तो होगा, कुछ राज होगा, कुछ तैयारी चल रही होगी कि अब बस हम कुछ करने वाले हैं। क्योंकि ये अभी तक तो राहुल गांधी बहुत सारे प्रूफ ला के रख चुके हैं। राजीव कुमार जो इनसे पहले थे, ज्ञानेश कुमार से पहले, उनके कार्यकाल का, फिर ज्ञानेश कुमार के कार्यकाल का, सब कुछ रख चुके हैं राहुल गांधी। और अब ये दिख रहा है कि राहुल गांधी का साथ देने के लिए उधर ममता बनर्जी तैयार हैं, अखिलेश यादव तैयार हैं। देखिए आप, उमर अब्दुल्ला जो पहले बात करते थे, अब उमर अब्दुल्ला का इसलिए आज स्पेशली सुनाया, उमर अब्दुल्ला जो कह रहे थे वोट चोरी और ये सब तो चलता रहता है। याद कीजिए जब राहुल गांधी ने वोट चोरी का आरोप लगाया था, अब वो उनके साथ नज़र आ रहे हैं, तेजस्वी यादव नज़र आ रहे हैं, खुले दिल से अब ये लोग नज़र आ रहे हैं। ये अच्छी चीज़ है कि सड़कों पे आएँ या जैसे भी आएँ, जो भी करना है करें, और कम से कम चुनाव आयोग के ऊपर एक प्रेशर तो बने कि हाँ गलतियाँ, चुनाव आयोग चोरी करवा रहा है। और खुले तौर पे अगर मैं कह रहा हूँ तो ये हर दूसरा आदमी कह रहा है, हिंदुस्तान का हर दूसरा आदमी कह रहा है कि वोटों की चोरी हो रही है, धांधली हो रही है। ये सिर्फ हम 5 लोग यहाँ बैठे नहीं कह रहे हैं। इसलिए ये कॉन्फिडेंस दिखाई देता है प्रशांत जी, शायद राहुल गांधी इसी कॉन्फिडेंस में हैं जी। और मेरे ख्याल से उनको योजना बन रही होगी कि बड़ा आंदोलन ये खड़ा करना है। देखिए, इस चुनाव आयोग में, इस व्यवस्था में भारत का लोकतंत्र नहीं चल पाएगा। ये तो तय बात, ये तय बात है कि नहीं चल पाएगा और लोगों में गुस्सा बढ़ेगा। तो अब देखना है कि विपक्षी पार्टियां इस मौके को कैसे आगे ले जाती है। बिल्कुल बिल्कुल। जल्दी से एक छोटा सा कमेंट प्रफुल्ल जी, क्या आपको लगता है कि चूंकि आप वहाँ हैं पश्चिम बंगाल में, और पश्चिम बंगाल हमेशा से आंदोलन का बंगाल कहा जाता रहा है, चाहे सीपीएम की सरकार रहे तब भी आंदोलन, ममता बनर्जी आई आंदोलनों के बेस पे आई। हालांकि बीजेपी का वो आंदोलन दिखा नहीं जय श्री राम के अलावा, अभी भी वही चल रहा है। और तस्वीरें ऐसी ऐसी दिख रही हैं, बुलडोजर के ऊपर बैठे हुए हैं सब ट्रॉली में, और वहाँ से जय श्री राम कर रहे हैं। तो ये जय श्री राम वाला आंदोलन ही चलेगा या कुछ और आंदोलन चलेगा जिसमें कम से कम सुधार की बात हो, चोरी ना हो, धांधली ना हो, इसकी बात हो। और बहुत हम लोग चूँकि दिल्ली में बैठे हुए हैं, हम लोग बहुत उम्मीद से देखते हैं पश्चिम बंगाल की तरफ प्रफुल्ल जी, कि पश्चिम बंगाल से उस आंदोलन की कोई आंधी ना आए तो एक हवा तो चले। नहीं, बिल्कुल, यहाँ पर तो इस बात की तैयारी है, क्योंकि नागरिक दिमाग में भी ये बात है। और बहुत दिनों के बाद, कहिए कि पहली बार शायद इस तरह से हुआ है इधर आज़ादी के बाद। आज़ादी के पहले की तो कहानी मिर्जापुर वगैरह है, वो अलग है, लेकिन आज़ादी के बाद पहली बार कठपुतली सरकार पश्चिम बंगाल में बैठेगी, जो बिल्कुल कठपुतली की तरह काम करेगी। बंगाल के लोगों को और सब जो हो, बंगाली लोगों को कठपुतली शासन बिल्कुल पसंद नहीं है। इसका बड़ा कड़ा अनुभव और कड़वा अनुभव इनके पास रहा है। वैसे भी यहाँ तो मुद्दों की भरमार है। अब तो वे तमाम लोग जो मुद्दे हैं वे तमाम सामने आएंगे और मामले उठेंगे, और उन मुद्दों को भारतीय जनता पार्टी संभाल नहीं पाएगी। और शुभेंदु अधिकारी जो इसके पहले ममता बनर्जी के शासन में, उनके मुख्यमंत्रित्व में 4 साल तक 2016 से 20 तक विभिन्न विभागों के मंत्री रहे, पर्यावरण, सिंचाई वगैरह वगैरह के, परिवहन के वो मंत्री रहे हैं, लेकिन उनका भी जो ये अनुभव है उतना ज़्यादा नहीं है, और इसलिए भी मुख्यमंत्री बने हैं कि बाकी लोगों के पास तो कोई अनुभव उस तरह का है नहीं, मैंने प्रशासन का। और नहीं तो एमपी से कुछ लोगों को लाते, मैंने सांसद से लाते, जो लोग सांसद रह चुके हैं उनको कुछ मंत्रित्व का अनुभव है तो लाए हैं। लेकिन शुभेंदु अधिकारी बहुत जल्दी या तो उनके पास 2 स्थिति होगी, या तो अपने कठपुतली बनने से इनकार कर जाएं, जो कि वो कर नहीं पाएंगे। सुनील सर ठीक बोल रहे थे, क्योंकि उनके बैकग्राउंड को, उनके फाइल को पूरा पुख्ता करके तब उनको मुख्यमंत्री बनाया गया है। उनके पास अपना आरएसएस का सपोर्ट भी नहीं है, और फाइल अलग से है। इसीलिए वो अमित शाह जी की कृपा के पात्र बने रहकर ही उनके प्रसाद पर ही टिके रहेंगे, ये उनको मालूम है। लेकिन इधर मंत्रिमंडल का और दूसरे लोगों का दबाव जबरदस्त रहेगा,
और दबाव रहेगा कि आप स्वतंत्र ढंग से निर्णय लीजिए। लेकिन वहां पर जो उनके निर्णय हैं उनमें कितना शामिल होंगे, नहीं हो पाएंगे, ये सब तमाम अभी देखने की जरूरत है। वैसे भी पश्चिम बंगाल को एक जबरदस्त आंदोलन की जरूरत थी। ममता बनर्जी जब तक चूंकि सत्ता में थी तो उनके समय में वो पूरे इस बात को खुद देख रही थी। लेकिन अब तो जैसा कि सर ने कहा कि अब हर कोई भुक्तभोगी हो गया है और हर किसी को यह बात समझ में आ गई है कि राजनीति को फिर हमको नए सिरे से समझना होगा। एनडीए गठबंधन भी ठीक ही प्रशांत सर कह रहे थे कि रीसेट हो रहा है, रीस्टार्ट हो रहा है। और जहां तक राहुल गांधी के कॉन्फिडेंस की बात है तो मुझे लगता है कि जो प्रशांत सर कह रहे थे कि इंडिया गठबंधन रीसेट होगा, राहुल गांधी के नेतृत्व के प्रति लोगों का ये बढ़ेगा। और कुछ जुडिशियल, देखिए पॉलिटिकल क्वालिटी पर तो हमारी बहुत सारी चीजें डिपेंड करती है, तो क्वालिटी ऑफ पॉलिटिक्स में भी थोड़ा सा चेंज तो आएगा ही। और अभी कोर्ट में भी जिस प्रकार की गतिविधियां चल रही है, पता नहीं कोर्ट का तो उतना भरोसा क्या फैसला आएगा नहीं आएगा, लेकिन कोर्ट में भी मामला चल रहा है। तो चुनाव आयोग को लेकर के कोई एक बड़ी बात आएगी। चुनाव आयोग अभी जो नियुक्ति का मामला है, चुनाव आयोग का काम है निष्पक्ष ढंग से चुनाव करवाना। लेकिन जब जो चुनाव आयोग खुद ही अगर संतुलित नहीं है, खुद ही अगर निष्पक्षता की पृष्ठभूमि से नहीं आया है, तो ऐसी सारी गलतियां तो करेगा। और वैसे भी उसके जो निहित स्वार्थ हैं उसके कारण भी तमाम बातें हो रही हैं। तो चुनाव आयोग के बनाव में भी मुझे तो कई बार ऐसा लगता है कि चुनाव आयुक्त को इम्पीच करने के लिए, हटाने के लिए जितनी कड़ी व्यवस्था है, उनकी नियुक्ति के लिए व्यवस्था जो है वो उससे मैच नहीं करती है। उनकी नियुक्ति के लिए और कड़ी व्यवस्था होनी चाहिए। ये तो पूरे के पूरे सरकार कर लेते हैं, खुद निष्पक्ष होकर के नहीं आते हैं, तो कैसे निष्पक्ष करेंगे? और यही सवाल तो सुप्रीम कोर्ट ने खुद भी उठाया था। तो इसलिए एक नया वातावरण बनेगा। देखिए आगे क्या होता है। सर जी, कल 11 बजे शपथ ग्रहण समारोह इधर शुभेंदु अधिकारी का है और उधर 11 बजे ही शपथ ग्रहण समारोह तमिलनाडु में भी है। और टीवीके के चीफ विजय जो हैं वो जोसेफ विजय चंद्रशेखर वो लेंगे शपथ मुख्यमंत्री पद की। तो कल 11 बजे दोनों जगह, बिल्कुल डॉट 11 बजे का समय दोनों जगह के लिए दिया गया है। दोनों ने मांगा होगा समय वही, शायद शुभ मुहूर्त हो। सुनील शुक्ला जी, शुभ मुहूर्त वही हो? बीजेपी के लिए तो शुभ मुहूर्त है ही है। पश्चिम बंगाल में इतना उन्होंने जितना खटकरम था सब कर लिया है सत्ता में आने के लिए। लेकिन पश्चिम बंगाल के नागरिकों के लिए शुभ मुहूर्त है कि नहीं है, ये तो आने वाला समय बताएगा। बिल्कुल। जिस तरीके से चुनाव कराया गया, जिस तरीके से लोगों को मताधिकार से वंचित किया गया, जिस तरीके से लोगों की शिकायतों की अनदेखी की गई, लोगों को के जो अपनी विभिन्न विपक्षी दलों की जो अपनी शिकायतें थी उनकी अवहेलना की गई, या किसी भी लोकतांत्रिक देश के लिए उचित नहीं है। आप जनादेश प्राप्त कर लीजिए। विजय ने तमिलनाडु में जनादेश प्राप्त किया, कौन उंगली उठा रहा? कोई नहीं उंगली उठा रहा। सब लोग कह रहे हैं कि जो परंपरागत राजनीतिक दल हैं उनकी जो कार्यशैली है, नौकरशाही के काम करने का तरीका है, जो राजनीतिक कार्यकर्ताओं नेताओं में उपजता हुआ दम्भ है, एक भ्रष्टाचार की बातें हैं, इन तमाम विषयों को लेकर कहा जा रहा है कि लोगों के मन में आक्रोश है और लोगों ने एक विकल्प के रूप में टीवीके को अपना विकल्प चुना और विजय को अपना नेता चुना। लेकिन पश्चिम बंगाल में तो ये स्थिति नहीं हो पा रही है। लोग इसको स्वीकार नहीं कर रहे हैं क्योंकि सबके सामने है वो कि किस तरीके से बड़े पैमाने पर लोगों के नाम मतदाता सूची से काटे गए। जिन इलाकों में बड़े पैमाने पर लोगों के नाम काटे उनमें अधिकांश जगहों पर बीजेपी जीती, उनमें अधिकांश जगह ऐसी है जहां वो कभी नहीं जीत पाई। कुछ ऐसी सीटें रही जहां पर उसने 2019 के चुनाव में जीता, लेकिन 2021 के चुनाव में वो फिर से उनको गंवा बैठी और 2024 के भी चुनाव में उसने गंवा दिया, फिर 2026 के चुनाव में आपने जीत लिया जी। तो तरह तरह के सवाल है। इस पूरे चुनाव परिणाम को एक सुसंगत साबित करने के तमाम प्रयास किए जा रहे हैं। एक मीडिया का भी एक वर्ग इसमें शामिल है जो तरह तरह से इसकी व्याख्या कर रहा है। लेकिन वास्तविक सच्चाई यह है कि 90 लाख लोगों के नाम कटे। वास्तविक सच्चाई यह है कि 27 लाख लोगों को संदेहास्पद श्रेणी में डाल करके उनको मताधिकार से वंचित किया गया। सच्चाई यह है कि बहुत ही सुनियोजित तरीके से विभिन्न क्षेत्रों से लोगों के नाम मतदाता सूची से अलग किए गए
और फिर उस पर कोई पुनर्विचार की स्थिति नहीं है। तो जो सवाल लोगों के मन में है पश्चिम बंगाल को लेके, वो तो रहेंगे, वो तो मत्ते रहेंगे लोगों को। अब उससे कैसे निजात पाएंगे ये बड़ी स्थिति है। और तमिलनाडु में तो बीजेपी ये चाहती ही थी, बाकायदा साजिश थी ये। ऐसा थोड़ा था गवर्नर साहब अपने मन से निर्णय ले रहे थे कि नहीं आज आइए, कल आइए, संख्या बढ़ाइए। उनको गवर्नर साहब को पता नहीं है क्या? गवर्नर साहब भी गोवा में विधानसभा में सरकार में पदाधिकारी रहे हैं। उनको पता नहीं कि उनकी पार्टी के लोगों को, उनकी पार्टी विभिन्न राज्यों में पूर्ण बहुमत के बगैर सरकार बनाने के लिए आमंत्रित की गई और भोर में 4 बजे भी एक राज्य में शपथ ग्रहण कराया गया। उनको जानकारी है। उनको पता नहीं कि 1998 में अटल बिहारी वाजपेयी के पास बहुमत न होने के बावजूद उनको सरकार बनाने के लिए आमंत्रित किया गया। जब राजीव गांधी ने सरकार बनाने से इनकार कर दिया कि जनमत हमारे पक्ष में नहीं है, हम सत्ता से बाहर रहेंगे, सब उनको जानकारी में अनुभव भी रहता है। एकदम पूरी तरह से संघ से निकले हुए व्यक्ति हैं। तो वह केवल और केवल किसी न किसी इशारे पे वो कर रहे थे और बाकायदा एक साजिश को अंजाम दिया जा रहा था कि विजय के साथ सत्ता में आ रही कांग्रेस को अलग किया जाए जी। क्योंकि अब कम से कम ये तो होगा कि डीएमके ने तो कोई सरकार में शामिल किया नहीं, कोई मंत्री पद दिया नहीं। यहाँ तो ये हो रहा है कि नहीं, सरकार में शामिल करेंगे, आगे वाले चुनाव में भी दोनों मिलकर चुनाव लड़ेंगे। तो एक साफ सुथरी राजनीति है। और मैं भी मानता हूं कि कांग्रेस ने विजय के साथ जाकर के एक राजनीतिक दल को इंडिया दल समूह में लाने की कोशिश की है। विजय का रुख रुझान भी है, वो भारतीय जनता पार्टी के साथ जाने के लिए तैयार नहीं है। उसको एक सांप्रदायिक राजनीतिक दल कहते हैं वो। तो अगर इस विचारधारा का कोई व्यक्ति है तो क्या आपको कोशिश नहीं करनी चाहिए कि वो व्यक्ति आपके गठबंधन में आवे और भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ एक मजबूत गठबंधन तैयार हो? तो दोनों राज्यों की स्थितियां अलग है। हाँ, ये जरूर मैं मानता हूं कि कांग्रेस को केरल में एक बहुत ही सोच समझ करके निर्णय लेना होगा। उनके सामने वहां भी चुनौतियां हैं, लेकिन मुझे लगता है कि कांग्रेस हाईकमान को ऐसा निर्णय करेगा जो वहां के स्थानीय जो दल है, कार्यकर्ता और नेता हैं, उनके अनुकूल ही निर्णय होगा। कोई निर्णय थोपा नहीं जाएगा। जी बिल्कुल बिल्कुल। बहुत कुछ हम लोग बातें जो कर रहे हैं, जो इस विमर्श से निकल के आ रहा है, उसमें महत्वपूर्ण ये कि यहाँ 2 राज्य और खासकर पश्चिम बंगाल और तमिलनाडु, दोनों राज्यों में कल 11 बजे शपथ ग्रहण समारोह है। और उधर शुभेंदु अधिकारी और इधर तमिलनाडु में एक्टर विजय, ये दोनों शपथ लेने जा रहे हैं। राजनीति में, सियासत में बहुत कुछ अभी बाकी है। आप समझ लीजिए 2029 का चुनाव, लेकिन उससे पहले जिस चुनाव आयोग के ऊपर भरोसा नहीं है पार्टियों को, जिस चुनाव आयोग के ऊपर भरोसा देश की जनता को अब नहीं है, जो वोटर्स हैं उसको नहीं है, और ख़ासकर SIR के बाद से तो भरोसा और भी टूट गया है। वैसे में चुनाव आयोग के ऊपर कितना ज़्यादा प्रेशर बनाएगा ये विपक्ष, ये देखना होगा। यहाँ से कहानी की शुरुआत होती है, अंत नहीं बल्कि शुरुआत होती है। देखते हैं आगे क्या होता है। बहुत बहुत शुक्रिया सुनील जी, बहुत बहुत शुक्रिया प्रफुल्ल जी, बहुत बहुत शुक्रिया प्रशांत जी, बहुत बहुत शुक्रिया अमलेंदु जी, आप सबका।